ची, हरे रंग की लौ और 3 रंगों वाली ऊर्जा क्यूई पथ के भीतर आक्रामक रूप से टकराई। एक नरम ची ची ध्वनि बार बार सुनाई दी। इस समय 3 रंगों वाली ऊर्जा तेजी से उबलने लगी थी। ऊर्जा के मुख्य भाग के भीतर से समृद्ध ऊर्जा तरंगों की लहरें निकल रही थी और क्यूई पथों से टकरा रही थी, जिससे जियाओ यान के मुंह का कोना कांप रहा था। सौभाग्य से जियाओ यान के ये कुछ मुख्य क्यूई पथ बेहद सख्त और मजबूत थे, इसलिए थोड़ा दर्द महसूस करने के अलावा कोई गंभीर समस्या नहीं थी। जियाओ यान ने दर्द का जोरदार तरीके से विरोध किया और ग्रीन लोटस कोर फ्लेम को 3 रंगों वाली ऊर्जा के चारों ओर लपेटने का आदेश दिया, जिसके बाद उसने इसे बलपूर्वक अपने साथ खींचा और एक बार फिर क्यूई विधि के मार्ग से इसे प्रसारित करना शुरू कर दिया। हरे रंग की लौ 3 रंगों वाली ऊर्जा के चारों ओर लिपटी हुई थी, क्यूई विधि के मार्ग से गुजर रही थी। यदि कोई व्यक्ति ध्यान से इसका निरीक्षण करे तो वो ज्वाला के भीतर तेजी से उबलती हुई 3 रंगों वाली ऊर्जा को अस्पष्ट रूप से देख पाएगा। जैसे जैसे ग्रीन लोटस कोर फ्लेम बार बार जलती रही, 3 रंगों वाली ऊर्जा पूरी तरह से एक हरे भूरे रंग की तरल ऊर्जा में विलीन हो गई। उच्च तापमान के खतरे के तहत इस बार विलय से बनी ऊर्जा पहले की तुलना में और भी बड़ी दिखाई दी। हालांकि अधिक शक्तिशाली होने के बाद भी इसमें अभी भी ग्रीन लोटस कोर फ्लेम की शक्ति का सामना करने के लिए पर्याप्त ताकत नहीं थी। जब जियो यान ने एक बार फिर स्वीकृति आत्मा से हरी लौ की एक किरण को तैनात किया, तो हरे भूरे रंग की ऊर्जा का प्रतिरोध अंततः धीरे धीरे कमजोर होने लगा। जैसे ही ऊर्जा प्रसारित हुई, गर्म हरे भूरे रंग की ऊर्जा के धागे, जो अपनी जंगलीपन खो चुके थे, धीरे धीरे मुख्य शरीर से बाहर निकल गए और ग्रीन लोटस कोर फ्लेम द्वारा पूरी तरह से शुद्ध हरे रंग की तरल ऊर्जा में बदल गए, इससे पहले कि उन्हें भंवर में डाला जाए। हरे रंग की ऊर्जा के धागों को डालने के साथ भंवर के भीतर तरल ऊर्जा अचानक इतनी गति से फैल गई कि लोग चौंक गए। ये वास्तव में 3 लाइन्स ग्रीन स्पिरिट पिल होने के योग्य है। औषधीय प्रभाव वास्तव में इतना मजबूत है। जैसे ही उसने इस दृश्य को देखा, जियो यान अपने दिल में कुछ हैरान था। वो महसूस कर सकता था कि उसकी वर्तमान क्षमता 8 सितारा डू स्तर को तोड़ने वाली थी। हालांकि 8वें सितारे से 9वें सितारे तक की दूरी या यहां तक कि दाडूशी बाधा को तोड़ने के लिए अभी भी और भी अधिक मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता थी। फिर भी 3 लाइन्स ग्रीन स्पिरिट पिल में आधी से अधिक औषधीय शक्ति शेष थी। ये पर्याप्त होना चाहिए। जियो यान ने अपने दिल में गणना की। उसने एक बार फिर अपना ध्यान केंद्रित किया और स्वीकृति आत्मा के भीतर से ग्रीन लोटस कोर फ्लेम को बाहर निकालने के लिए बार बार अपनी डू क्यूई को समाप्त किया। अंत में इन नई लपटों ने हरी भूरी ऊर्जा पर जल रही लौ को और मजबूत कर दिया। हालांकि ग्रीन लोटस कोर फ्लेम को नियंत्रित करने से डू क्यूई का काफी हिस्सा समाप्त हो गया, लेकिन 3 लाइन्स ग्रीन स्पिरिट पिल के भीतर से लगातार और बेतहाशा उछल रही ऊर्जा की तुलना में खपत का उल्लेख करना भी उचित नहीं था। हरे भूरे रंग की ऊर्जा के चारों ओर लिपटी हरी रंग की लौ तेजी से क्यूई पथों के चारों ओर घूम रही थी। हर बार जब एक चक्र पूरा होता तो बड़ी मात्रा में शुद्ध ऊर्जा होती, जो पूरी तरह से परिष्कृत हो चुकी होती। वो ऊर्जा भंवर में डाली जाती। हर बार ऐसा होने पर भंवर का आकार बहुत बढ़ जाता। मूल रूप से भंवर हरे रंग की तरल ऊर्जा से केवल आधा भरा हुआ था। हालांकि वर्तमान में भंवर के भीतर तरल ने पहले से ही इसके स्थान के 3/4 हिस्से पर कब्जा कर लिया था। इस गति के आधार पर जब भंवर पूरी तरह से भर जाता तो वो डूशी वर्ग की सीमा तक पहुंच जाता। धीरे धीरे समय बीतने के साथ बाहरी दुनिया में जियाओ यान का शरीर एक हल्के हरे रंग की चमक से ढक गया। उसके शरीर को ढकने वाली इस हरे रंग की चमक ने डू क्यूई लबादे का आकार बना लिया। वर्तमान में यह हरे रंग की रोशनी बार बार विकृत हो रही थी। लगभग ऐसा लग रहा था जैसे ये किसी नई चीज में बदलने की कोशिश कर रही हो।
इस दौरान मूल रूप से अस्पष्ट डू क्यूई लबादे पर वास्तव में एक वास्तविक पदार्थ के समान विशेषताएं दिखाई दी। इस समय जियाओ यान स्वाभाविक रूप से अपने आसपास के परिवर्तनों को महसूस करने में असमर्थ था। हरे कमल के आसन के तंत्रिका शांत प्रभाव के साथ वो हमेशा अपने दिमाग पर सबसे बड़ा नियंत्रण बनाए रख सकता था। इस समय उसका पूरा ध्यान पूरी तरह से उसके शरीर में डू क्यूई भंवर पर केंद्रित था, जो पूरी तरह से भरने वाला था। भंवर धीरे धीरे उसके शरीर के भीतर घूम रहा था। इसके भीतर हरे रंग की तरल ऊर्जा एक बाढ़ वाले बांध की तरह थी, जो चारों ओर बहते हुए निकलने वाली थी। ऐसा लग रहा था कि वो भंवर से बाहर निकल आएगा, जो किसी भी क्षण अपनी सीमा तक पहुंच जाएगा। जियाओ यान का मन थोड़ा भी शांत होने की हिम्मत नहीं कर रहा था, क्योंकि वो भंवर को पूरी तरह से भरता हुआ देख रहा था। उसके क्यूई पथों में 3 लाइन्स ग्रीन स्पिरिट पिल के औषधीय प्रभाव का 3/4 हिस्सा पहले ही परिष्कृत हो चुका था, लेकिन शेष औषधीय शक्ति अभी भी काफी मात्रा में ऊर्जा थी। हालांकि भंवर वर्तमान में थोड़ी सी भी अतिरिक्त ऊर्जा को समाहित करने में असमर्थ था। इसकी क्षमता पहले ही सीमा तक पहुंच चुकी थी। अगर वो बलपूर्वक और अधिक डालता तो भंवर इसके कारण टूट सकता था, जिसके परिणाम स्वरूप अंततः जब संसाधनों की कमी होती है तो व्यक्ति को बदलना पड़ता है। इसलिए वर्तमान जियाओ यान को इतनी बड़ी त्रासदी से बचने के लिए उपाय करने की आवश्यकता थी। अगर वो इससे बचने में कामयाब रहा तो उसकी ताकत बहुत बढ़ जाएगी। अगर वो ऐसा करने में विफल रहा और भंवर टूट गया तो उसका सारा डू क्यू भाग जाएगा और वो अपंग हो जाएगा। एक बार ऐसा उपचार प्राप्त करने के बाद जियाओ यान स्वाभाविक रूप से इसे एक बार फिर प्राप्त करना नहीं चाहेगा। जियाओ यान ने धीरे धीरे गंदी हवा की सांस छोड़ी। उसके हाथों ने जो मुहर बनाई वो चुपचाप बदल गई। जब प्रत्येक डू शीट टूटने वाला होता तो वो अपनी क्षमता के अनुसार सबसे उपयुक्त कार्य चुनता। ये एक ऐसा कार्य था जिसे उससे पहले अनगिनत लोगों ने अपनी सफलता के माध्यम से सिद्ध किया था। ये बहुत सरल था। विधि थी दमन करना। गैस चरण ऊर्जा को उच्च श्रेणी की तरल ऊर्जा में संपीड़ित किया जा सकता है, जबकि तरल शरीर को इसी तरह उच्च श्रेणी की ठोस ऊर्जा में संपीड़ित किया जा सकता है। ये तथाकथित ठोस ऊर्जा डू क्यू कवच जैसे पदार्थ के पीछे का रहस्य भी थी, जिसे एक दाडू शीप बुला सकता था। जियो यान के हाथों की स्थिति बदलने पर एक मुहर बन गई। उसके शरीर में भंवर क्षण भर के लिए शांत हो गया, इससे पहले कि कई गोल लहरें अचानक उसकी सतह पर उतार चढ़ाव करने लगे। उतार चढ़ाव तेजी से तीव्र होते गए और अंत में वे उबलते पानी की तरह हो गए। हरी लहरें भंवर के बीच से बार बार बाहर निकलती हुई एक फिजिंग ध्वनि उत्सर्जित करती थी। जिस क्षण ऊर्जा तरंग में उतार चढ़ाव हुआ, भंवर जो मूल रूप से धीरे धीरे घूम रहा था, चुपचाप अपनी गति बढ़ाने लगा। जिस समय में ये तेज हुआ वो बहुत कम था। मात्र 10 ध्वनियों से भी कम समय में जो भंवर मूल रूप से सुस्ती से घूम रहा था, वो एक सर्पिल गोल वस्तु में बदल गया जो जंगली गति से घूम रहा था। उच्च घूर्णन गति के कारण भंवर के चारों ओर कई हरे रंग के चाप दिखाई दिए। घूर्णन द्वारा बनाई गई गुनगुनाहट की ध्वनि धीरे धीरे उसके शरीर के भीतर संचारित हो रही थी। ऐसी ध्वनियां जो किसी प्रकार की रहस्यमय लय से युक्त प्रतीत होती थी, उसके क्यूई पथों से गुजरती हुई, हड्डियों से गुजरती हुई, कोशिकाओं से होकर गुजरती हुई, अंततः उसकी त्वचा तक पहुंचती थी। फिर इसे डू क्यूई लबादे में संचारित किया गया, जो बार बार जियाओ यान के शरीर पर घूम रहा था। ध्वनि को डू क्यूई लबादे में संचारित करने और बाद में घुमाव बंद करने के बाद एक पल बाद अचानक एक हरी रोशनी चमक उठी। हरे रंग की डू क्यूई तेजी से मिश्रित, एकत्रित और अंत में एक साथ जुड़ गई। चमक कम हो गई और एक हरे रंग का कवच जिसमें एक लौ की छवि थी, जियाओ यान के शरीर की सतह पर उसके सीने के क्षेत्र में अस्पष्ट रूप से दिखाई देने लगा। हालांकि ये हरे रंग का कवच अभी अपनी प्रारंभिक अवस्था में था।
लेकिन गहरे पीलेहरे रंग की चमकदार रोशनी और प्रकट होने और गायब होने वाली शक्तिशाली ऊर्जा ने सभी को स्पष्ट रूप से समझा दिया कि इसकी तुलना पहले के डू क्यूई लबादे से नहीं की जा सकती। ये शिशु आकार का डू क्यूई कवच धीरे धीरे बिना जियाओ यान के एहसास के बन रहा था। जियाओ यान के शरीर के अंदरूनी हिस्से में भी एक आत्मा को झकझोर देने वाला बदलाव आ रहा था। जियाओ यान का दिमाग भंवर की घूर्णन गति को नियंत्रित कर रहा था, उसे एक निश्चित सीमा से अधिक होने से रोक रहा था, जिससे उसके शरीर को कुछ नुकसान हो सकता था। वो केवल सावधानी से उसका इंतजार कर सकता था, थोड़ा भी आराम करने की हिम्मत नहीं कर रहा था। बेशक इसके अलावा उसे 3 लाइन्स ग्रीन स्पिरिट पिल से औषधीय शक्ति के आगमन में देरी करने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। इस समय भंवर जो अपनी सीमा तक पहुंच गया था, उसे लगातार और अधिक ऊर्जा डालने की आवश्यकता नहीं थी। इसलिए जियाओ यान को भी ग्रीन लोटस कोर फ्लेम को नियंत्रित करने और उसे रोकने के लिए अपना ध्यान विभाजित करने की आवश्यकता थी। हालांकि ग्रीन लोटस कोर फ्लेम को हटाने से शोधन रुक जाएगा, जिससे ऊर्जा को लगातार भंवर में डालना बंद हो जाएगा। लेकिन जियाओ यान निश्चित नहीं था कि क्या भंवर अचानक फिर से अलग हो जाएगा। अगर ये अलग हो जाता है और अपरिष्कृत ऊर्जा का एक धागा भंवर में घुस जाता है, तो क्या ये भंवर के भीतर संतुलन को नहीं तोड़ देगा, जिसे बनाए रखने के लिए जियाओ यान ने बहुत प्रयास किया था। संतुलन के टूटने के परिणाम के बारे में सोचते ही जियाओ यान का दिल कांप उठा। ये कुछ ऐसा था जिसे करने की उसने हिम्मत नहीं की। उस समय उसने अपने दिमाग के एक हिस्से का इस्तेमाल बार बार भंवर की घूर्णन गति को बढ़ाने के लिए किया, जबकि दूसरे हिस्से ने अपनी पूरी ताकत से 3 लाइन्स ग्रीन स्पिरिट पिल की औषधीय शक्ति को विलंबित कर दिया, जिससे वो एक चक्र पूरा करने में असमर्थ हो गया। इस समय जियाओ यान के शरीर की स्थिति निस्संदेह समय के खिलाफ दौड़ लगा रही थी। जियाओ यान को ऊर्जा की अगली लहर आने से पहले पूरी तरह से भरे भंवर के भीतर तरल ऊर्जा को ठोस रूप में संघनित करने की आवश्यकता थी। तभी वो भंवर के टूटने के खतरे से बच सकता था। बेतहाशा घूमता भंवर पहले ही एक हल्के हरे रंग की छाया में बदल चुका था। इस तेज गति के घूमने के बाद भंवर के भीतर तरल ऊर्जा अजीब तरह से नग्न आंखों से दिखाई देने वाली गति से कम हो रही थी। हालांकि ऊर्जा कम हो गई थी, जियाओ यान का दिमाग स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि भंवर के गहरे क्षेत्र में बड़ी मात्रा में ऊर्जा वाला एक पदार्थ था जो धीरे धीरे बन रहा था। मैं लगभग वहां पहुंच गया हूं। यह महसूस करते हुए कि पदार्थ तेजी से बन रहा था, जियाओ यान की तनावपूर्ण भावनाएं कम हो गई। तुरंत उसने इसे और भी तेजी से बनने के लिए प्रेरित करना शुरू कर दिया। समय धीरे धीरे बीतता गया। भंवर के भीतर तरल ऊर्जा तेजी से कम हो रही थी। यह सब बेहद सहज तरीके से आगे बढ़ रहा था। भंवर के अंदर तरल ऊर्जा जो बेतहाशा गुनगुना रही थी, पहले ही उस बिंदु पर पहुंच चुकी थी जहां वो समाप्त होने वाली थी। एक हरे रंग का हीरा क्रिस्टल पिंड जो केवल एक अंगूठे के आकार का था, अचानक और धीरे धीरे जियाओ यान के दिमाग की निगरानी में भंवर के बीच में लटक गया था। यह शांत था और हिल नहीं रहा था। इसके शरीर पर चमक जो तीव्रता में भिन्न थी, इस नवगठित वस्तु की नाजुकता को दर्शाती थी। जियाओ यान का मन थोड़ा उत्सुक था, क्योंकि वो हरे रंग के हीरे के क्रिस्टल पिंड को घूर रहा था, जो तूफान की आंख में खड़ा दिखाई दे रहा था। जिस क्षण ये क्रिस्टल दिखाई दिया, जियाओ यान अपनी आत्मा के भीतर से निकलने वाली आरामदायक भावना को स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था। ये छोटी सी चीज दाडूशी बनने के लिए सबसे महत्वपूर्ण वस्तु थी। दाडूशी वर्ग के मजबूत लोग इसे आमतौर पर डू क्रिस्टल कहते थे। कई मजबूत लोगों की नजर में केवल तभी जब किसी के पास डू क्रिस्टल होता है तो उसे डू क्यूई प्रशिक्षण के हॉल में सही मायने में कदम रखने वाला माना जा सकता है। ये छोटी सी चीज एक क्रिस्टल थी जो किसी के शरीर में मौजूद सभी डू क्यूई से बनी थी। इसके भीतर इसमें बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा थी जो लोगों को चौंका सकती थी। जियाओ यान का दिमाग थोड़ा नशे में था,
क्योंकि उसने हरे रंग के हीरे के आकार के क्रिस्टल शरीर को देखा था जो अभी अभी बना था। हालांकि इससे पहले कि जियाओ यान को अपनी सांस पकड़ने का मौका मिलता, अचानक उसके क्यूई पथों के भीतर से एक नरम ध्वनि निकली, जिससे उसका दिल थोड़ा उछल गया। उसने अपना दिमाग घुमाया और तेजी से अपने क्यूई पथों पर बह गया। तुरंत ही उसकी अभिव्यक्ति में भारी परिवर्तन आया। क्यूई पथों के भीतर 3 लाइन्स ग्रीन स्पिरिट पिल की औषधीय शक्ति, जो मूल रूप से ग्रीन लोटस कोर फ्लेम के लिए अत्यंत प्रतिरोधी थी, ने किसी कारण से अचानक अपना प्रतिरोध पूरी तरह से छोड़ दिया, जिससे ग्रीन लोटस कोर फ्लेम को शेष सभी औषधीय शक्ति को पूरी तरह से परिष्कृत करने की अनुमति मिल गई। जिसके बाद ज्वाला एक उफनती हुई ऊर्जा लेकर भंवर की ओर भागी और दहाड़ती हुई चली गई। जियाओ यान का चेहरा पीला पड़ गया, क्योंकि उसने ऊर्जा की बाढ़ को एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर जाते हुए देखा, क्योंकि ये उसके दिमाग द्वारा इसे बाधित करने के प्रयासों को अनदेखा कर रही थी। जियाओ यान के दिल में एक झटका लगा। अगर उसने इस ऊर्जा को भंवर में जाने दिया तो कमजोर डू क्रिस्टल, जो अभी कुछ समय पहले ही पैदा हुआ था, तुरंत पूरी तरह से बिखर जाएगा। एक बार डू क्रिस्टल के बिखर जाने के बाद न केवल जियाओ यान के लिए दाडूश तक आगे बढ़ना असंभव होगा, बल्कि ऊर्जा की कमी के कारण उसकी ताकत भी बहुत कम हो जाएगी। ये सभी अपनी ताकत बढ़ाने के लिए औषधीय गोली खाने के विनाशकारी परिणाम थे। अगर वो दाडूशी वर्ग पर लगातार हमला करने के लिए अपने शरीर की ताकत पर निर्भर होता, तो स्वाभाविक रूप से ऐसा खतरनाक परिदृश्य होना असंभव होता। किसी बाहरी वस्तु पर निर्भर होने से अंततः एक संभावित खतरा था, जो खुद को नष्ट करने के लिए पर्याप्त था। बेशक मौजूदा जियाओ यान के पास बाहरी वस्तु का उपयोग करने की इन कमियों के बारे में सोचने का मूड नहीं था। वह अब अपनी सारी ताकत का उपयोग ग्रीन लोटस कोर फ्लेम को नियंत्रित करने पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कर रहा था, जो ऊर्जा के चारों ओर लिपटा हुआ था। ऊर्जा के इस समूह को दूर खींचना चाहता था। दुर्भाग्य से इस बार ऊर्जा का चार्जिंग बल बहुत बड़ा था। इसके अलावा इसे परिष्कृत किए जाने के कारण इस शुद्ध ऊर्जा पर पहले से ही जियाओ यान का चिन्ह था। इसलिए ग्रीन लोटस कोर फ्लेम के उच्च तापमान पर जलने से पहले ही इसका प्रभाव खत्म हो गया था। टीएल जियाओ यान का चिन्ह जियाओ यान का हिस्सा। कई अलग अलग निरर्थक उपायों की कोशिश करने के बाद जियाओ यान केवल भयभीत हो सकता था, क्योंकि उसने बड़ी मात्रा में ऊर्जा को भंवर के करीब आते देखा। वो कुछ हद तक निराश महसूस कर रहा था। उसने उम्मीद नहीं की थी कि वो मिस्टी क्लाउड सेक्ट में जाने से पहले और नालन यानरान को हराने से पहले वास्तव में खुद को नष्ट कर देगा। एक ट्रांस में एक बार फिर उसके दिमाग में एक छवि चमक उठी। ये उस समय जियाओ कबीले के हॉल की एक फ्लैशबैक थी। एक दुबली-पतली युवती के चेहरे पर कुछ नाखुशी और अहंकार था। हॉल में हर किसी के चेहरे पर अलग अलग भाव थे। उपहास, मजाक, पछतावा, गुस्सा, हर किसी के चेहरे पर चमक थी। अंत में वो नेता की सीट पर पहुंचा, जब एक अधेड़ उम्र का आदमी, जिसका चेहरा हरे और लाल रंग का था। मुझे विश्वास है कि मेरा बेटा हमेशा के लिए बेकार नहीं रहेगा। उस समय जियाओ झान ने सगाई खत्म करने के लिए मजबूर होने पर अपने दिल में महसूस किए गए गुस्से और शर्मिंदगी को बलपूर्वक सहन किया और इस तरह से उस युवक से बात की जो उसके सामने घुटनों के बल बैठा था। धीरे धीरे एक गर्म हंसी की आवाज आई, जिससे जियाओ यान, जो हरे कमल के आसन पर क्रॉसलेग बैठा था, ने धीरे से अपना सिर नीचे कर लिया। पिताजी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जियाओ यान ने धीरे से कहा। उसके गले से एक शक्तिशाली दहाड़ निकली, जैसे कि एक कोने में फंसे जानवर की। इस क्षण एक भयंकर आध्यात्मिक शक्ति फूट पड़ी। जिस क्षण आध्यात्मिक शक्ति बढ़ी, भंवर के भीतर हरे रंग की लौ अचानक ज्वालामुखी की तरह फूटने लगी। वापस जाओ। ज्वालामुखी की तरह बाहर निकली हरे रंग की लौ उस ऊर्जा से हिंसक रूप से टकराई जो भंवर में प्रवेश करने वाली थी।
शक्तिशाली बल ने ऊर्जा को सीधे भंवर के किनारे के आसपास क्यूई पथों में धकेल दिया। अंत में यह खुले हुए क्यूई पथों के साथ आगे बढ़ा और हिंसक रूप से सारी ऊर्जा को बाहर धकेल दिया। ची ची। कमरे में एक बार फिर ची ची की आवाज सुनाई दी। जियाओ यान का शरीर अचानक कांप उठा। उसके छिद्रों के भीतर से 10 से अधिक ऊर्जा स्तंभ बाहर निकले। एक पल में तीव्र प्रकाश ने पूरे कमरे को ढक लिया। डिंग। जैसे ही क्रिस्टल बॉडी को खतरा पहुंचाने वाला ऊर्जा प्रकाश स्तंभ उसके शरीर से बाहर निकला, जियाओ यान के शरीर में बेतहाशा घूमता भंवर धीरे धीरे रुक गया। उसके अंदर हरे रंग के हीरे के आकार के क्रिस्टल शरीर की चमक अचानक से बढ़ गई। कमरे के अंदर जियाओ यान की आंखें अचानक खुल गई। उसकी आंखों के अंदर से एक हरे रंग की चमक निकली। अपने पैरों के हल्के दबाव के साथ उसका शरीर धीरे से जमीन पर आ गया। जियाओ यान की नजर इधर उधर घूम गई। उसकी उपस्थिति कल की तुलना में पूरी तरह से अलग थी। मैं सफल हो गया हूं। जियाओ यान ने धीरे से उस घुटन को बाहर निकाला जो लंबे समय से उसके सीने में मौजूद थी। उसने एक ऐसा उछाल महसूस किया जो उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। जियाओ यान ने धीरे से बड़बड़ाया, इससे पहले कि एक जंगली खुशी तुरंत उसके चेहरे पर दिखाई दे। कमरे के अंदर एक जोरदार हंसी गूंजी जिसने बहुत राहत का अनुभव किया था। तेज हंसी के नीचे एक पुरानी संतुष्टि भरी आह थी जो चुपचाप सुनाई दे रही थी। हालांकि ये तुरंत हंसी से ढक गई और शून्य में फीकी पड़ गई। जियाओ यान की तेज हंसी चुपचाप कमरे के भीतर से गायब हो गई। उसने महसूस किया कि उसका शरीर ऊर्जा से भरा हुआ है। उसके मुंह के कोने में मुस्कान थी क्योंकि उसने अपनी मुट्ठी कस ली थी। एक समृद्ध हरा चमक तेजी से उसके हाथ की सतह को ढक गया। फिर हरा चमक गहरा हो गया और धीरे धीरे एक धार दिखाई देने लगी। जियाओ यान के पैर थोड़े से खुले। उसके पैर अचानक जमीन पर धंस गए। उसका शरीर गायब हो गया और वो तुरंत उस जगह पर दिखाई दिया जहां वो पहले था, उससे लगभग 1 मीटर दूर। उसकी मुट्ठी में एक शक्तिशाली बल था जिसने लोगों की सांस को रोक दिया क्योंकि ये हिंसक रूप से उसके सामने एक विशाल स्तंभ से टकराया। धमाका। एक बहुत बड़ी आवाज निकली और लकड़ी के टुकड़े सभी दिशाओं में उड़ गए। जियाओ यान ने अपना सिर झुकाया और अपनी मुट्ठी को देखा जो वास्तव में स्तंभ के आर पार हो गई थी। वो धीरे से हंसा और धीरे धीरे उसे वापस खींच लिया, जिससे स्तंभ पर एक खाली छेद और कुछ गहरी दरारें पड़ गई। टीएल, घर कैसे नहीं गिरा? जियाओ यान की हथेली थोड़ी मुड़ी हुई थी। उसकी उंगलियां थोड़ी मुड़ी हुई थी, जैसे उसकी उंगली के सिरे से एक हल्की हरी चमक फैल रही हो। एक क्षण बाद उसने धीरे से अपनी उंगली हिलाई और हरे रंग की शक्ति एक तीखे तीर की तरह उसकी उंगली से बाहर निकली। तुरंत एक धमाका हुआ जिसने मेज पर रखे फूलदान को तब तक तोड़ दिया जब तक कि वो टूटकर अलग नहीं हो गया। डू क्यूई का बाहरी उत्सर्जन। टूटे हुए फूलदान को देखकर जियाओ यान धीरे से हंसा। दाडूशी कक्षा में पहुंचने पर किसी की डू क्यूई आखिरकार उसके शरीर को छोड़कर बाहरी वातावरण में प्रवेश कर सकती थी। ये अब शरीर द्वारा सीमित या बंधी हुई नहीं थी। जब कोई दूसरों से लड़ता था तो ये एक बड़ा फायदा था। जियाओ यान की नजर धीरे धीरे कमरे के चारों ओर घूमी। उसने अपनी हथेली से इशारा किया और हरे कमल के आसन को अपनी अंगूठी में वापस कर दिया। अपने हाथ की एक लहर के साथ एक बल ने खिड़की को धक्का देकर खोला। उसने आसमान की ओर देखा जो दोपहर के करीब था और थोड़ा हैरान हुआ। उसने उम्मीद नहीं की थी कि वो वास्तव में इतना समय बर्बाद कर देगा। जियाओ यान खिड़की पर खड़ा था और एक पल के लिए सोच में पड़ गया। वो जाने की योजना बना ही रहा था कि दरवाजे से हाई बोर्डों की हंसी सुनाई दी। क्या तुम्हारा काम हो गया? ये सुनकर जियाओ यान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। हाई बोर्डों की ताकत के साथ वो स्वाभाविक रूप से ऊर्जा की लहर को स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था
जो धीरे धीरे सामान्य हो रही थी। जियाओ यान के जवाब देने के बाद हाई बोडोंग ने कमरे का दरवाजा धक्का देकर खोला। वो मुस्कुराया और कमरे के चारों ओर एक बार देखा। तुरंत उसकी नजर जियाओ यान पर रुक गई और उसने अपने माथे पर हल्के आश्चर्य के भाव के साथ पूछा, तुम्हारी क्यूईदा डूश तक पहुंच गई है? जियाओ यान ने थोड़ा सिर हिलाया। उसने अभी अभी अपनी उन्नति पूरी की थी और उसकी क्यूई पूरी तरह से नियंत्रित नहीं थी। इसलिए हाई बोडोंग जैसा मजबूत व्यक्ति स्वाभाविक रूप से एक नजर में उसकी गहराई को देख पाएगा। हाई बोडोंग ने अपनी दाढ़ी को सहलाया। उसकी नजर जियाओ यान पर पड़ी और उसकी आंखें अचानक थोड़ी अजीब हो गई। कभी कभी उसकी भौहें आपस में कसकर जुड़ जाती थी। एक क्षण बाद वो आखिरकार धीरे से बोला, लगता है कि ये तुम्हारी असली ताकत होनी चाहिए, है ना? जियाओ यान का दिल उछल पड़ा। उसकी आंखें अनायास ही सिकुड़ गई। उसने हाई बोडोंग को घूरा लेकिन कुछ नहीं बोला। के मुझे लग रहा था कि कुछ अजीब है। तुम 20 साल से भी कम उम्र के हो। तुम इतने कम समय में डू हुआंग से मुकाबला नहीं कर सकते थे, भले ही तुमने अपनी मां के गर्भ में ही प्रशिक्षण लेना शुरू कर दिया हो। हाई बोडोंग ने अपना हाथ हिलाया। जियाओ यान को चिंतित न होने का संकेत देते हुए उसने कहा, मुझे लगता है कि तुम्हारे शरीर में कोई बहुत शक्तिशाली बल मौजूद होना चाहिए या सील होना चाहिए, है ना? तुम्हारे डू हुआंग से लड़ने में सक्षम होने का कारण शायद ये होना चाहिए कि तुम इस ताकत पर भरोसा करते हो, है ना? शांत रहो। मेरे सवाल का कोई और मतलब नहीं है। बस मुझे लगता है कि तुम्हारी सतह पर दिखाई देने वाली ताकत धीरे धीरे बढ़ रही है और इसी वजह से मैंने ऐसा अनुमान लगाया है। के लेकिन देखने से तो ऐसा लगता है कि मेरा अनुमान थोड़ा सही है। हाई बोडोंग ने जियाओ यान को देखकर मुस्कुराया। हालांकि वो ताकत वास्तव में तुम्हारी नहीं है, लेकिन ये तथ्य कि तुम उसे नियंत्रित करने में सक्षम हो, इसका मतलब है कि एक डू हुआंग भी तुमसे थोड़ा डरेगा। जब तक तुम्हारे पास इस दुनिया में ताकत है, तुम ताकतवरों से सम्मान और समान व्यवहार प्राप्त करने में सक्षम होगे। किसी को इस बात की परवाह नहीं होगी कि ताकत कहां से आती है या ये तुम्हारी है या नहीं। हर कोई केवल एक ही चीज पर ध्यान केंद्रित करेगा, वो ये है कि तुम्हारे पास ताकत है या नहीं। जियाओ यान ने चुपचाप अपना सिर हिलाया। वास्तव में चाहे ताकत किसी की भी हो, जब तक कोई उसे नियंत्रित करने में सक्षम है, वो व्यक्ति ऐसी शक्ति का मालिक होगा। हाई बोडोंग ने इस बात को स्पष्ट रूप से समझा, इसलिए वो जियाओ यान की ताकत के स्रोत के बारे में बेफिक्र था। उसे इस बात की चिंता थी कि क्या जियाओ यान उस शक्ति का उपयोग करने पर उससे मुकाबला कर पाएगा। के जब मैं पहले बाहर गया था तो मुझे कुछ मिला था। जियाओ यान के हावभाव देखकर हाई बोडोंग ने बातचीत का विषय बदलने में समझदारी दिखाई। उसने अचानक अपनी जेब से एक पुराना भव्य दिखने वाला सफेद बादल जैसा पत्र निकाला। पत्र की सतह पर उस पर एक सफेद रंग का बादल चित्रित था। बादल में एक तलवार डाली गई थी जो भयंकर आभा उत्सर्जित कर रही थी। ये मिस्टी क्लाउड संप्रदाय से है। विशेष चित्र को देखकर जियाओ यान का माथा ठनका और उसने आश्चर्य से पूछा, हां। हाई बोडोंग ने अपना सिर हिलाया। उसने पत्र को अपने हाथ में लहराया और कहा, यह मिस्टी क्लाउड संप्रदाय से एक निमंत्रण है जो कुछ समूहों के कुछ नेताओं और कुछ मजबूत लोगों को आमंत्रित करता है। निमंत्रण? आपको यह अनुमान लगाने में सक्षम होना चाहिए कि मिस्टी क्लाउड संप्रदाय अब आपके और नालन यानरान के बीच तथाकथित 3 साल के समझौते के कारण कल मिस्टी क्लाउड संप्रदाय में कुछ प्रतिष्ठा वाले सभी लोगों को जोरदार तरीके से आमंत्रित कर रहा है। मुझे लगता है कि ये नलन यानरान इस भावी जूनियर संप्रदाय नेता को कुछ ताकत और प्रतिष्ठा हासिल करने में मदद करने के लिए है। आखिरकार अगर वो कल जीत जाती है तो उसकी प्रतिष्ठा न केवल मिस्टी क्लाउड संप्रदाय के भीतर बल्कि इसके बाहर भी बहुत बढ़ जाएगी। जवाब देते हुए हाई बोडोंग मुस्कुराया। क्या मिस्टी क्लाउड संप्रदाय बहुत ज्यादा अहंकारी नहीं है? अगर नलन यानरान हार जाए तो क्या होगा? कौन होगा जो अपना चेहरा खो देगा?
क्या यून यून का सिर दरवाजे के बीच में दबा दिया गया है? जियो यान ने ठहाके लगाकर हंसा। शायद ये वास्तव में यून यून से संबंधित नहीं है। मुझे जो पता है उसके अनुसार ये संभावना है कि यून यून वर्तमान में मिस्टी क्लाउड संप्रदाय के भीतर नहीं थी। जो कुछ भी हो रहा है उसकी अध्यक्षता मिस्टी क्लाउड संप्रदाय के बुजुर्गों की परिषद कर रही है। जवाब देते हुए हाई बोर्डो ने अपने हाथ उसके सामने फैला दिए। मिस्टी क्लाउड संप्रदाय में नहीं, ये 3 वर्षीय समझौता नालन यानरान के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण समझौता माना जाता है। ऐसे समय में वो शिक्षिका के रूप में वास्तव में मौजूद नहीं है। ये सुनकर जियाओ यान हैरान रह गया और उसने चौंकते हुए कहा, ऐसा प्रतीत होता है कि यान सिटी में 2 रहस्यमयी डू हुआंग से मिलने के बाद यून यून और ओल्ड मैन जिया भाग कर आए थे। जिया लाओ ने जो कहा था उसके अनुसार उसे हमारे युद्ध के मैदान में कुछ मिला था, जिसके बाद वो मिस्टी क्लाउड संप्रदाय में वापस नहीं लौटी। मुझे लगता है कि उसने जो पाया था उसका संबंध उन 2 रहस्यमयी डू हुआंग से होना चाहिए। केवल उस स्तर का एक मजबूत व्यक्ति ही उसे इतना चिंतित कर सकता है। हाई बोर्डोंग ने अपने विचार व्यक्त किए। जियाओ यान ने थोड़ा सिर हिलाया और अपने दिल में राहत की सांस ली। चूंकि यून यून मिस्टी क्लाउड संप्रदाय से अनुपस्थित थी, इसलिए इस बार उनकी यात्रा का खतरा स्वाभाविक रूप से बहुत कम हो जाएगा। लेकिन मुझे लगता है कि उसे जल्द ही वापस लौटना चाहिए। संभावना है कि वो इन 2 दिनों के भीतर मिस्टी क्लाउड संप्रदाय में वापस आ जाएगी। आखिरकार वो नलन यानरान को बहुत महत्व देती है, इसलिए एक बार जब आप उस समझौते को पूरा कर लेते हैं तो मिस्टी क्लाउड संप्रदाय में बहुत लंबे समय तक रहने की कोशिश न करें, अन्यथा उसके लौटने पर कोई अप्रत्याशित परिवर्तन हो सकता है। हाई बोर्डोंग ने याद दिलाया। हां, जियाओ यान ने थोड़ा सिर हिलाया। वो मुड़ा और बाहर धीरे धीरे काले होते आसमान को देखा। कुछ देर चुप रहने के बाद उसने अकेले ही सराय छोड़ने से पहले हाई बोर्डोंग को अलविदा कहा। वो सड़क के अंत में खड़ा था, जहां मानव प्रवाह अशांत था और धीरे धीरे सांस छोड़ रहा था। मानव प्रवाह का अनुसरण करते हुए वो प्राइमर नीलामी घर की ओर चला गया। नीलामी घर के भीतर वो संयोग से या फी से मिला, जो मुख्य हॉल में गश्त कर रही थी। जब वे दोनों मिले तो वे मुस्कुराने से खुद को रोक नहीं पाए। बाद में उसने अपने आसपास के अनुयायियों को भगा दिया। जियाओ यान फिर उस आकर्षक आकृति के पीछे चला गया, जिसने हर समय पूरे स्थान की निगाहें खींच ली। अंत में वे नीलामी घर की दूसरी मंजिल पर एक शांत कमरे में एक खिड़की के पास इत्मीनान से बैठ गए। या फेई ने उसे विदा करने से पहले एक महिला नौकर से एक चायदानी प्राप्त की। उसने खुद एक नरम सोफे पर झुकने और अपने दोनों पैरों को ऊपर उठाने से पहले जियो यान और खुद के लिए एक कप चाय डाली। या फेई के हाथ ने उसके गाल को रगड़ा। एक पारदर्शी कांच की खिड़की के माध्यम से उसकी निगाह नीचे नीलामी घर का अध्ययन कर रही थी, जहां लोग आ जा रहे थे। उसने बेतरतीब ढंग से पूछा, क्या आप कल मिस्टी क्लाउड सेक में जाने वाले हैं? हां। जियो यान ने चाय का प्याला उठाया और एक घूंट लिया और उसने थोड़ा सिर हिलाया। अफसोस, पलक झपकते ही 3 साल बीत गए। उस समय का वह युवा साथी पहले ही बड़ा हो चुका है। या फेई ने अपना सिर घुमाया और उस साधारण युवक के चेहरे को देखा। एक पल बाद उसके मोहक सुंदर चेहरे पर अचानक एक लाली उभर आई और उसने कहा, अरे, क्या तुम इसे अस्थायी रूप से नहीं उतार सकते? जियो यान क्षण भर के लिए खाली हो गया। वो एक पल के लिए झिझका और फिर अपने हाथ को चाय से गीला किया। फिर उसने अपने गले के आसपास हाथ फिराया और तुरंत धीरे से मास्क उतार दिया। नकाब के हटते ही साधारण चेहरा गायब हो गया। उसकी जगह एक नाजुक और सुंदर चेहरा आ गया, जो थोड़ा शक्तिशाली स्वभाव प्रकट करता था। इस युवा और सुंदर चेहरे पर याफी को अभी भी उस समय की कोमल रूपरेखा दिखाई दे रही थी। याफी की सुंदर आंखें काली स्याही जैसी पुतलियों को घूरते हुए नहीं झपकी। 3 साल की कड़ी ट्रेनिंग के बाद भी
वो अभी भी उतना ही गोरा था। तुम अभी जैसी हो वैसे ही बेहतर दिखती हो। याफी ने अपना शरीर आगे की ओर झुकाया, अपनी 10 उंगलियों को आपस में फंसाया और अपना हाथ मेज पर रख दिया। अपनी ठुड्डी को अपनी 10 उंगलियों पर टिकाए हुए वो जियाओ यान से मुस्कुराते हुए बात कर रही थी। जियाओ यान ने इस मूल चेहरे को रगड़ा जो लंबे समय से छिपा हुआ था। उसने भी अपने अंदर कुछ नई भावनाएं उठते हुए महसूस किया। धुंधले बादल संप्रदाय के साथ मामला खत्म हो जाने के बाद तुम कहां जाने की योजना बना रही हो? क्या तुम घर लौट रही हो? याफी ने मुस्कुराते हुए पूछा। मैं वापस यात्रा करूंगी, लेकिन उसके बाद मैं जियानान अकादमी जाऊंगा। जियानान अकादमी? हूं। यह सुनकर याफी असमंजस में पड़ गई। तुरंत उसे कुछ याद आया और उसने धीरे से कहा, क्या तुम जुनेर की तलाश करने जा रही हो? यही कारण है। जियाओ यान मुस्कुराया। उसने अपना सिर नीचे किया और चाय की चुस्की ली। इस वजह से उसने याफी के सुंदर चेहरे पर छाई निराशा को नहीं देखा। तुम वर्तमान में प्राइमर कबीले में सबसे अधिक शक्ति रखने वाले व्यक्ति हो। मुझे लगता है कि एक बार जब मैं चला जाऊंगा तो मैं तुम्हें जियाओ कबीले की देखभाल करने में मदद करने के लिए परेशान करना चाहूंगा। मैं भविष्य में निश्चित रूप से तुम्हारा ये एहसान चुकाऊंगा। जियाओ यान ने अपने चाय के प्याले को दोनों हाथों से पकड़ लिया। एक पल के लिए झिझका, फिर याफी को उसकी तलाश करने के पीछे का कारण बताया। हालांकि राजधानी में जिन लोगों से वह मिला था उनमें से कुछ लोग याफी से भी अधिक शक्तिशाली थे, लेकिन वो जिस पर भरोसा कर सकता था वो उसके सामने याफी थी। एहसान वापस करोगी? तुम एहसान कैसे वापस करोगी? याफी की चमकीली आंखें घूम गई और उसने मुस्कुराते हुए पूछा, मैंने जो मांगा है वो अभी शुरू भी नहीं हुआ है और तुम अभी से इनाम मांगना चाहते हो? जियाओ यान ने ऐसा कहते हुए न तो हंसने की स्थिति में था और नहीं रोने की। याफी ने अपने होठों को चटकाया। उसने अपनी पीठ को मुलायम सोफे पर टिका दिया, जिससे बर्फ की तरह सफेद चेहरे पर मंत्रमुग्ध कर देने वाला आर्क दिखाई दिया, और उसने कहा, कौन जानता है कि इस बार जाने के बाद तुम कब वापस आओगी? पिछली बार जब तुम गई थी तो तुम लगभग 2 साल के लिए बाहर गई थी। मुझे डर है कि इस बार ये और भी लंबा हो जाएगा। जियाओ यान मुस्कुराया, लेकिन इनकार नहीं किया। उसने बातचीत को इस विषय से अलग कर दिया। किसी भी मामले में उसने याफी को पहले ही ये बात बता दी थी। जियाओ यान जानता था कि ये स्मार्ट महिला क्या करेगी। वे दोनों एक साथ बैठे और बहुत देर तक बातें करते रहे, जब तक कि एक घुमावदार चांद धीरे धीरे रात के आसमान में नहीं चढ़ गया। तभी जियाओ यान खड़ा हुआ, उसे अलविदा कहा और चला गया। एक खाली और शांत कमरे में एक आदमी सम्मानपूर्वक मेज साफ कर रहा था। कभी कभी वो अपनी गर्म निगाहें उस मोहक महिला की ओर घुमाता जो कांच की खिड़की पर झुकी हुई थी। वो पहले के साधारण दिखने वाले युवक से बहुत ईर्ष्या करता था। ऐसा इसलिए था क्योंकि बाद वाला अपने दिल में देवी के साथ इतनी आत्मीयता से बातचीत करने में सक्षम था। जैसे ही वो खिड़की के सहारे झुकी, याफी ने नीचे की ओर लंबे और सीधे व्यक्ति को देखा जो धीरे धीरे बाहर जा रहा था। काफी देर बाद उसने धीरे से हवा की एक सांस ली। उसके सुंदर चेहरे पर कुछ निराशा दिखाई दी। मुझे उम्मीद है कि तुम विजयी होगे। अगले दिन एक उग्र लाल सूरज क्षितिज की बेड़ियों को तोड़कर आगे बढ़ा। एक पल में गर्म सूरज की रोशनी जमीन पर चमक उठी। एक कमरे के भीतर एक युवक ने धीरे से अपने चेहरे पर लगे मुखौटे को हटाया और उसे अपने स्टोरेज रिंग में फेंक दिया। अब से यान जियाओ के नाम से जाना जाने वाला आदमी गायब हो जाएगा। वर्तमान वो अब जियाओ यान था। जियाओ यान ने अपने शरीर से कीमियागर का लंबा लबादा उतार दिया और गहरे काले रंग का लबादा पहन लिया, जिससे जियाओ यान के नाजुक और सुंदर चेहरे पर एक अतिरिक्त रहस्यमयी एहसास हुआ। अपना चेहरा धोने के लिए बर्फ के पानी का इस्तेमाल करने के बाद जियाओ यान ने अपना सिर उठाया और आईने में अपने थोड़े गोरे
नाजुक और युवा चेहरे को देखा। जैसे ही उसका दाहिना हाथ आगे बढ़ा और स्टोरेज रिंग चमकी, वो मंद मंद मुस्कुराया। जियाओ यान की ऊंचाई के आसपास का एक बड़ा काला रूलर अचानक प्रकट हुआ। जियाओ यान के हाथ ने रूलर की मूठ पकड़ ली। रूलर का शरीर घुमाया गया और जियाओ यान के दबाने वाले बल से एक हल्की हवा बनी। जैसे ही एक हल्की आवाज आई, विशाल काला रूलर उसकी पीठ पर बांध दिया गया। जियाओ यान ने अपना हाथ थपथपाया, दरवाजा खोला और बाहर चला गया। वो सराय से नीचे उतरा और बिना किसी को डराए स्थिर गति से बाहर चला गया। वो सड़क पर चलता हुआ शहर के बाहर निकल गया। अंत में वो शहर के बाहर एक ऊंची ढलान पर खड़ा हो गया। अपना सिर उठाकर जियाओ यान ने दूर बर्फ की तरह सफेद विशाल पर्वत शिखर का निरीक्षण किया, जो बहुत ऊंचा खड़ा था। तलवारों की हल्की आवाज आसमान में गूंजी। जियामा साम्राज्य के भीतर सबसे मजबूत गुट मिस्टी क्लाउड संप्रदाय एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक बिना किसी रुकावट के चला गया था, जिसके परिणाम स्वरूप ये पुराना संप्रदाय जियामा साम्राज्य के शिखर पर खड़ा था। यदि संप्रदाय के नियम नहीं होते जो किसी सम्राट से सत्ता जब्त करने पर रोक लगाते हैं, तो मिस्टी क्लाउड संप्रदाय ने राजवंश में बदलाव के दौरान संभवतः पूरे जियामा साम्राज्य को पूरी तरह से नियंत्रित कर लिया होता। यही कारण भी था कि प्रत्येक साम्राज्य का शाही परिवार उस विशाल प्राणी से बेहद डरता था जो उसके करीब था। जब जियामा साम्राज्य के शाही परिवार की इस पीढ़ी की बात आई, तो उनके पास आखिरकार एक ऐसी ताकत थी जो संरक्षक जिया जिंगतियान और एक रहस्यमयी अनोखे जानवर की सुरक्षा के कारण मिस्टी क्लाउड संप्रदाय को रोक सकती थी। इसलिए युद्ध के अनुभवी कुलीन सैनिक, जिन्हें शाही परिवार ने मिस्टी क्लाउड संप्रदाय के पैर में भेजा था, वे शांति से रह सकते थे। शाही परिवार ने कई सालों तक सैनिकों को वहां तैनात किया था। इसका उद्देश्य कुछ ऐसा था जिसके बारे में लगभग सभी को स्पष्ट रूप से पता था। वे मिस्टी क्लाउड संप्रदाय से पहरा दे रहे थे। शाही परिवार द्वारा की गई ऐसी कार्रवाई के सामने मिस्टी क्लाउड संप्रदाय ने बहुत तीव्र प्रतिक्रिया नहीं की। संप्रदाय के भीतर कुछ युवा शिष्यों के कटु अनुभव करने और शिविर में जाकर शुरू में परेशानी पैदा करने के अलावा संप्रदाय के उच्च वर्ग इस मामले पर चुप रहे। ऐसा इसलिए था क्योंकि वे जानते थे कि शाही परिवार किसी को भी अपने सोफे के बगल में सोते हुए बर्दाश्त नहीं कर सकता। मिस्टी क्लाउड संप्रदाय पहले से ही शाही परिवार के संदेह को प्राप्त करने का आदी था। जब तक मिस्टी क्लाउड संप्रदाय का पतन नहीं होता, तब तक पहाड़ की तलहटी में सैन्य बल कभी भी कोई संभावित कदम उठाने की हिम्मत नहीं करेगा। जियामा साम्राज्य के किसी भी राजवंश ने वास्तव में मिस्टी क्लाउड संप्रदाय पर हमला करने की हिम्मत नहीं की थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि वे स्पष्ट रूप से समझते थे कि ये एक बहुत बड़ा हॉर्नेट का घोंसला था। इस पर एक प्रहार से आकाश उलट जाएगा। मिस्टी क्लाउड संप्रदाय मिस्टी क्लाउड माउंटेन के शीर्ष पर बनाया गया था और मिस्टी क्लाउड माउंटेन राजधानी से केवल दसियों किलोमीटर दूर था। वे दोनों एक दूसरे के बहुत करीब थे, जैसे दो विशाल प्राणी एक दूसरे पर निर्भर थे। हालांकि जियाओ यान ने इस दिन के आने के लिए पहले से ही 3 साल तक इंतजार किया था, लेकिन उसने जल्दी करने के लिए अपने बैंगनी बादल पंखों का इस्तेमाल नहीं किया। इसके बजाय वो एक स्थिर गति से चलता रहा और बादलों को भेदते हुए बर्फ की सफेद चोटी की ओर बढ़ा, जो उसकी नजर के किनारे पर स्थित थी। उसने एक काला लबादा पहना हुआ था और एक बहुत बड़ा शासक लिए हुए था, बिल्कुल एक तपस्वी व्यक्ति की तरह। काले लबादे वाला युवक बिना किसी बाधा वाली मुख्य सड़क पर धीरे धीरे चल रहा था। उसकी पीठ पर रखा विशाल काला शासक बेहद आकर्षक था। सड़क पर आने जाने वाली कभी कभार घोड़ा गाड़ी के अंदर से लोग उसे आश्चर्य से देखते थे। ऐसा लग रहा था कि जियाओ यान ने इन नजरों को नहीं देखा था। उसके कदम न तो नरम थे और न ही भारी। हालांकि हेवी जुआन शासक का भारीपन किसी को भी चौंका देने के लिए पर्याप्त था, लेकिन 2 साल तक इसके संपर्क में रहने के बाद जियाओ
यान पहले से ही इसके वजन से बेहद परिचित था। नतीजतन इसके साथ यात्रा करने के बावजूद उसे जरा सी भी देरी नहीं हुई। जहां उसके पैर पड़े वहां केवल उथले पदचिन्ह रह गए, जिससे उस समय के अजीब दृश्य का कोई निशान नहीं बचा, जब उसके पैरों के नीचे एक गहरा गड्ढा रह गया था। हर कदम पर एक पदचिन्ह छोड़ते हुए जियाओ यान स्थिर गति से आगे बढ़ा। हालांकि उसका शरीर दुबला-पतला दिखाई देता था, लेकिन उससे एक शांत और सहज व्यवहार झलकता था, जिससे लोग उसे तिरछी नजर से देखते थे। इस तरह से शांत मन से चलना जियाओ यान के लिए पूरी तरह से प्रयास की बर्बादी नहीं थी। जब वो शहर के द्वार से बाहर निकला था, तब भी उसके शरीर के भीतर से उसकी क्यूई के धागे बार बार बह रहे थे, क्योंकि वो अभी अभी दाडूशी वर्ग में पहुंचा था, जिससे आसपास के राहगीर अनजाने में जियाओ यान से दूर हो गए। क्यूई पर दबाव डालना कुछ ऐसा नहीं था जिसे ये डूजे या वे लोग झेल सकें जो डूजे भी नहीं थे। जब से जियाओ यान ने चलना शुरू किया था, तब से लेकर अब तक उसकी क्यूई, जो उसके शरीर से बाहर निकल रही थी, पहले से ही उसके शरीर के गहरे क्षेत्रों में घुसना शुरू कर चुकी थी। जब कोई फिर से देखता था, तो वो अपनी पीठ के पीछे विशाल शासक के अलावा किसी भी सामान्य व्यक्ति से अलग नहीं दिखता था। जब सूरज क्षितिज के बंधन को तोड़कर धीरे धीरे आसमान में ऊपर चढ़ गया, तो जियाओ यान ने आखिरकार चलना बंद कर दिया। वो ढलान पर खड़ा था और पहाड़ के विशाल तल पर नजर डाली, जो उसकी नजर के किनारे पर था। घास के मैदान पर विशाल सेना के तंबू दिखाई देने लगे। सफेद रंग के तंबू के बीच से जियाओ यान कुछ सैनिकों को अभ्यास करते हुए देख सकता था। ये वास्तव में वैसा ही है जैसा दूसरों ने कहा है। जियामा साम्राज्य शाही परिवार ने मिस्टी क्लाउड माउंटेन के तल पर कुलीन सैनिकों को तैनात किया है। जियाओ यान ने अपनी नजर हटा ली, अपना सिर हिलाया और ढलान से नीचे चला गया। वो मुख्य सड़क पर चलता रहा और धीरे धीरे पहाड़ के तल के पास पहुंच गया। हालांकि ये एक सैन्य शिविर था जिसकी सुरक्षा बहुत कड़ी थी, लेकिन इसने पहाड़ पर चढ़ने की इच्छा रखने वाले किसी भी राहगीर को बाधित नहीं किया। इसलिए सड़क के किनारे खड़े कुछ संतरियों द्वारा बेतरतीब ढंग से देखे जाने के बाद जियाओ यान आसानी से मुख्य सड़क का अनुसरण करता हुआ पहाड़ की तलहटी पर चढ़ गया। जैसे ही जियाओ यान के दोनों ओर ताजा हरा रंग दिखाई देने लगा, सैनिकों द्वारा अभ्यास करने की आवाज धीरे धीरे उसके कानों के किनारे से गायब हो गई। उसने अपना सिर थोड़ा ऊपर उठाया और हरी चट्टानी सीढ़ियां, जो उसकी दृष्टि की सीमा तक पहुंच गई थी, उसके सामने दिखाई दी। एक नजर में ये स्वर्ग की ओर जाने वाली सीढ़ियों की तरह दिखाई दिया। नीचे खड़े होकर जियाओ यान ने अपना सिर उठाया और इन पुरानी पत्थर की सीढ़ियों को देखा, जो अज्ञात संख्या में वर्षों से वहां थी। उसकी आंखें धीरे धीरे बंद हो गई। ऐसा लग रहा था कि चट्टानी सीढ़ियों के किनारे से तलवारों की एक अस्पष्ट और नरम आवाज स्पष्ट रूप से प्रसारित हो रही थी, जो चुपचाप जंगल में गूंज रही थी। ये एक घड़ी की घंटी की तरह था, जो लोगों के दिमाग को मदहोश कर रहा था। कुछ देर तक खामोशी बनी रही। फिर जियाओ यान ने धीरे से अपनी आंखें खोली। उसने अपनी पीठ पर पड़ी भारी जुआन तलवार को धीरे से थपथपाया। उसका कोमल कदम आखिरकार प्राचीन चट्टान की सीढ़ियों पर मजबूती से टिका, जो थोड़ी नम लग रही थी। इस समय वो आधिकारिक तौर पर 3 साल के समझौते के लिए पहुंच गया था। जिस क्षण उसका कदम पड़ा, जियाओ यान को लगा कि उसकी आत्मा एक क्यूई को छोड़ रही है, जिसे उसने 3 साल से दबा रखा था। 3 साल पहले एक युवक ने घृणा, अपमान और क्रोध को लेकर अपना घर छोड़ दिया, जो लापरवाह और बचकाना दोनों लग रहा था। वो पर्वत श्रृंखला में प्रवेश किया और रेगिस्तान में चला गया। ब्लेड, खून और आग के नीचे वो एक प्यूपा की तरह था, जो तेजी से खुद को बदल रहा था। 3 सालों ने उसकी कोमलता को खत्म कर दिया था और उसके विकास को देखा था। ये सब प्रयास आज के 3 साल के समझौते की वजह से था। जियाओ यान के कदमों की एक समान गति के साथ
उसके सीने में एक अज्ञात भावना भर गई। एक एक कदम आगे बढ़ते हुए उसकी निगाह सीधे चट्टान की सीढ़ियों के अंत पर टिकी थी। ऐसा प्रतीत होता है कि वो अंतरिक्ष की बाधा को पार कर गया है। उसकी नजर उस युवती के शरीर पर पड़ी जो पहाड़ की चोटी पर क्रॉसलेग बैठी थी। नालन यानरान। जियाओ यान का मुंह थोड़ा हिला। जब जियाओ यान के मुंह से नाम चुपचाप निकला तो उसकी आवाज शांत थी, लेकिन उसमें कुछ और भावनाएं थी। लंबी चट्टानी सीढ़ियों के अंत में कोहरा छाया हुआ था। इसके पीछे एक बहुत बड़ा खुला मैदान था। पूरा स्थान एक समान रंग की विशाल चट्टानों का उपयोग करके बनाया गया था, जो प्राचीन और भव्य दिखाई दे रहा था। खुले मैदान के बीच में एक बहुत बड़ा पत्थर का स्मारक खड़ा था। पत्थर के स्मारक पर पिछले संप्रदाय के नेताओं और संप्रदाय के लिए महान सेवा करने वालों के नामों का रिकॉर्ड था। जैसे ही कोई खुले मैदान के चारों ओर देखता है तो कोई इस खुले मैदान के ऊपर लगभग 1000 लोगों को बैठे हुए देख सकता है। ये लोग अर्धवृत्त में बैठे थे। बिना किसी अपवाद के उन सभी ने चांद के समान सफेद रंग के वस्त्र पहने हुए थे। हवा के साथ एक बादल लहरा रहा था, जिसकी आस्तीन में एक लंबी तलवार लगी हुई थी, मानो कोई जीवित चीज हो तलवार का हल्का सा कमजोर अर्थ निकाल रहा हो। खुले मैदान के सबसे ऊंचे स्थान पर सीढ़ियों के पास कुछ ऊंची चट्टानी कुर्सियां थी, जो बाकी कुर्सियों से अलग थी। जैसे जैसे सीढ़ियां ऊपर जाती गईं, बैठने वाले आम तौर पर बूढ़े होते गए। सबसे ऊंचा पत्थर का मंच इस समय खाली था। उस पर एक भी व्यक्ति नहीं था। उसके नीचे 10 से अधिक सफेद वस्त्र पहने बूढ़े लोग थे, जो अपनी आंखें बंद करके आराम कर रहे थे और पैर मोड़े बैठे थे। सतह पर कोई भी इन बूढ़े लोगों में थोड़ी सी भी विशिष्टता नहीं देख सकता था, लेकिन उनके शरीर पर जो वस्त्र थे, जो स्टील की तरह थे, जो हवा के झोंके के बावजूद थोड़ी सी भी हरकत नहीं करते थे, लोगों को ये बताने के लिए पर्याप्त थे कि ये बूढ़े लोग साधारण व्यक्ति नहीं थे। इन सफेद वस्त्र पहने बूढ़ों के नीचे एक स्वतंत्र पत्थर की सीट थी। चांद के वस्त्र पहने एक महिला ने अपनी आंखें बंद कर रखी थी। जैसे ही हवा बही, उसके कपड़े उसके सुंदर शरीर पर दब गए, जिससे उसके शरीर के नीचे की सुंदर आकृति और वक्रताएं दिखने लगी। जैसे ही किसी का ध्यान शांत और उदासीन सुंदर चेहरे पर गया, वो आश्चर्यजनक रूप से नालन यानरान थी। हालांकि खुले मैदान के ऊपर केवल 1000 लोग ही मौजूद थे, लेकिन जगह पूरी तरह से शांत थी। हवा की सीटी के अलावा वहां से थोड़ी सी भी अजीब आवाज नहीं निकल रही थी। कभी कभी एक शांत तेज हवा खुले मैदान से गुजरती थी। तुरंत सभी की आंखों ने सफेद वस्त्रों को बहते हुए देखा, बिल्कुल आसमान में बादलों की तरह। जब कोई इस पर नजर डालता है तो ऐसा नजारा वाकई चौंकाने वाला होता है। कभी कभी हवा के तेज चलने की आवाज अचानक हवा में आती। तुरंत एक पेड़ की ऊंची चोटी पर एक मानव आकृति दिखाई देती। जैसे ही कोई नजर डालता, उसे एहसास होता कि वास्तव में खुले मैदान के चारों ओर कुछ विशाल पेड़ों के शीर्ष पर काफी संख्या में मानव आकृतियां खड़ी थी। न केवल हाई बोडो मौजूद थे, बल्कि फामा और जिया जिंग तियान भी थे। यहां तक कि नालन जी के साथ साथ कुछ कुलों के प्रमुख और मुझान जैसे उनकी सबसे छोटी पीढ़ी के लोग भी मौजूद थे, जिनका अतीत में जियाओ यान के साथ कुछ विवाद हुआ था। ऐसा लग रहा था कि इस बार वास्तव में काफी संख्या में लोग थे, जिन्हें मिस्टी क्लाउड संप्रदाय द्वारा आमंत्रित किया गया था। जो मानव आकृतियां आई थी, उन्होंने बेतहाशा शोर नहीं मचाया और खुले मैदान के शांत वातावरण को भंग नहीं किया। हालांकि मिस्टी क्लाउड संप्रदाय के कुछ मजबूत शिष्यों ने इन मेहमानों के आने का आभास कर लिया था, लेकिन उन्होंने जरा सी भी प्रतिक्रिया नहीं की। वे बस चुपचाप जमीन पर पैर मोड़कर बैठ गए। ऐसा लग रहा था कि उन्हें पहले से ही कुछ आदेश मिल चुके हैं। एक पेड़ की चोटी पर खड़े होकर हाई बोर्डों की नजर धीरे धीरे शांत चौक पर घूमी। उसका चेहरा थोड़ा गंभीर था। उसके जैसे मजबूत व्यक्ति की आंखों से देखने पर कोई भी स्वाभाविक रूप से
कुछ ऐसी बारीकियां पा सकता था जिन्हें दूसरे लोगों को खोजने में कठिनाई होती थी। उसकी इंद्रियों से लगभग 1000 मिस्टी क्लाउड सेक्ट के शिष्यों की सांसें वास्तव में पूरी तरह से एक ही लय का अनुसरण कर रही थी। उनमें से प्रत्येक की सांसें दूसरे का नेतृत्व कर रही थी। अगर कोई कहीं भी जाता तो उसे एक तेज और हिंसक निरंतर हमला मिलता, जैसे कि तूफान हो। इस पूरे स्थान पर ये 1000 लोग एक शरीर के लग रहे थे। जब वे हमला करते तो उनमें से 1000 एक साथ हमला करते, यहां तक कि एक डू हुआंग को भी अस्थायी रूप से उनकी धार से बचना पड़ता। वे वास्तव में मिस्टी क्लाउड सेक्ट होने के योग्य हैं। हाई बोडोंग ने अपने दिल में धीरे से आह भरी। वो मदद नहीं कर सका और एक आह के साथ प्रशंसा की। इन सभी शिष्यों को इतनी गहरी समझ के साथ समन्वय करने के लिए प्रशिक्षित करना कितना मुश्किल था। हाई बोडोंग ने अपना सिर घुमाया और फामा और जिया लाओ के साथ नजरें बदली। वो दूसरे पक्ष की आंखों में गंभीरता देख पा रहा था। स्पष्ट रूप से मिस्टी क्लाउड संप्रदाय की एकीकृत विशाल सरणी ने भी उनके हृदय में भय का अनुभव कराया। विशाल चौक पूरी तरह से शांत था। समय धीरे धीरे और चुपचाप बीत रहा था। आकाश में विशाल सूर्य धीरे धीरे अपने शिखर पर चढ़ रहा था। गर्म धूप पूरे शिखर पर फैल रही थी। एक बार चौक के बाहर हरे रंग की चट्टानी सीढ़ियों के नीचे से अचानक और चुपचाप एक नरम कदम की आवाज आई। नरम आवाज धीरे धीरे प्रसारित हुई, जिससे पूरी तरह से एकीकृत सांसों में थोड़ा बदलाव आया। खुले मैदान में मिस्टी क्लाउड संप्रदाय के सभी शिष्यों ने अपनी आंखें खोली। उनकी निगाहें हरी चट्टानी सीढ़ियों पर टिकी थी। उस स्थान से न तो हल्के और न ही भारी पदचिन्ह निकल रहे थे। पत्थर के मंच पर नालन यानरा ने भी धीरे धीरे अपनी चमकदार पुतलियां खोली थी। उसकी नजर उस स्थान पर रुक गई। किसी अज्ञात कारण से उसका पहले से ही उदासीन हृदय अचानक अव्यवस्थित तरीके से 2 बार उछलने लगा। पदचिन्हों की ध्वनि धीरे धीरे नजदीक और स्पष्ट होती गई। ये उस बिंदु पर पहुंच गई जहां पत्थर के मंच पर बैठे कुछ सफेद वस्त्र पहने बूढ़े लोगों ने अपनी आंखें खोली और अपनी निगाहें उसी स्थान पर फेंकी। दूर के आसमान से अचानक सूरज की रोशनी नीचे की ओर आई। ये धुंधले बादलों की परत के आवरण से गुजरी और संयोग से चट्टान की सीढ़ियों पर चमक उठी। उस स्थान पर एक लंबा और पतला व्यक्ति अनगिनत नजरों के सामने धीरे धीरे दिखाई देने लगा। खुले मैदान पर लगभग 1000 जोड़ी आंखों की निगरानी में काले वस्त्र पहने युवक ने अपनी पीठ पर एक बड़ा काला शासक रखा और अपने पैर उठाए और सीढ़ियों की अंतिम सीढ़ी चढ़ गया। युवक की नजर खुशी या दुख से रहित थी, क्योंकि वो विशाल चौक पर घूम रहा था। अंत में यह पत्थर के मंच पर एक खूबसूरत महिला पर रुकी, जो उसी तरह उसे एक जोड़ी चमकदार पुतलियां फेंक रही थी। जियाओ यान ने धीरे से अपना पैर उठाया और फिर उसे नीचे रख दिया। उसने 3 चरणों तक यही क्रिया दोहराई। केवल उसके कदमों की नरम और गहरी आवाज खामोश चौक पर बह रही थी। 3 सीढ़ियां गिरते ही युवक ने अपना सिर उठाया। उसने महिला को देखा और धीरे से अपना मुंह खोला। जियाओ कबीले, जियाओ यान। नीरस और सरल शब्द धीरे धीरे विशाल चौक में फैल गए। उन्होंने पूरे मैदान में मौजूद शांत वातावरण को थोड़ा अशांत और अव्यवस्थित कर दिया। खुले मैदान में अनगिनत मिस्टी क्लाउड संप्रदाय के शिष्यों ने अपनी निगाहों में तरह तरह की भावनाएं लिए हुए थे। जब वे चट्टान की सीढ़ियों के किनारे काले वस्त्र पहने युवक को घूर रहे थे, वे इस युवक से अपरिचित नहीं थे, जिसका नाम जियाओ यान था। नलन यानरान और उसके बीच का रिश्ता पहले से ही कई मिस्टी क्लाउड संप्रदाय के शिष्यों की रोजमर्रा की बातचीत का विषय बन चुका था। बेशक जब भी उसका नाम लिया जाता तो ज्यादातर लोग तिरस्कार के साथ उसका मजाक उड़ाते। एक छोटे से कबीले का बच्चा नलन यानरान से शादी करना चाहता था, जिसका मिस्टी क्लाउड संप्रदाय में दर्जा एक राजकुमारी जितना ही महान था। इन लोगों की नजर में निस्संदेह ऐसा लगा
कि जियाओ यान ने अपनी क्षमता को ज्यादा आंका था। ये खास तौर पर संप्रदाय के भीतर 3 साल के समझौते के फैलने के बाद हुआ। ये उपहास और भी मजबूत हो गया। स्वाभाविक रूप से उपहास के कारणों में से एक ईर्ष्या को बाहर नहीं करना था। मिस्टी क्लाउड संप्रदाय के कनिष्ठ संप्रदाय नेता के रूप में, जो कई लोगों की पहुंच से परे था, मिस्टी क्लाउड संप्रदाय के अनगिनत शिष्यों ने उन्हें अपने दिलों में देवी के रूप में देखा। जब वे मिलते थे तो इन लोगों को हमेशा उनके शानदार चेहरे का सामना करना पड़ता था, जो एक उदासीन और दूसरी दुनिया की अभिव्यक्ति को बनाए रखता था। जो कोई भी उसके करीब आना चाहता था, वो असफलता में लौट आता था। जियाओ यान, जो लगभग नालन यानरान का पति बन चुका था, स्वाभाविक रूप से और आसानी से कुछ असामान्य ईर्ष्या प्राप्त करेगा। ईर्ष्या के कारण कुछ अफवाहों के साथ इन मिस्टी क्लाउड संप्रदाय के शिष्यों को स्वाभाविक रूप से जियाओ यान के बारे में खराब धारणा होगी, जिनसे वे पहले कभी नहीं मिले थे। जब वे बोलते थे तो उनमें से अधिकांश उसे जितना संभव हो उतना नीचा दिखाते थे। ऐसा लगता था कि वे तब तक नहीं रुकेंगे जब तक कि वे जियाओ यान को पूरी तरह से बेकार न बता दें। हालांकि जब उन्होंने उस युवक को देखा जो लगभग 1000 मिस्टी क्लाउड सेक्ट के शिष्यों की एकजुट क्यूई का सामना करने के बावजूद अभी भी शांत और इत्मीनान से व्यवहार कर रहा था, तो कुछ अधिक चतुर शिष्यों ने अपने दिलों में नकारात्मक भावनाओं को त्यागने के बाद अपने दिलों में थोड़ा विस्मय महसूस किया। ये उदासीन रवैया कुछ ऐसा नहीं लग रहा था जो जियाओ कबीले के कूड़ेदान, जिनके बारे में उनके साथी अक्सर बात करते थे, कर सकते थे। नालन यानरान की चमकीली आंखें थोड़ी दूरी पर थोड़े दुबले पतले शरीर वाले युवक को घूर रही थी। उसकी नजर उस नाजुक और सुंदर चेहरे पर रुक गई, उस जगह पर वो अभी भी उस समय के युवक की रूपरेखा को अस्पष्ट रूप से पहचान सकती थी। बस 3 साल ने युवावस्था की कोमलता और तीक्ष्णता को खत्म कर दिया था। वर्तमान में उसके सामने मौजूद युवक में अब वो धारदार जोश नहीं था जो उस समय जियाओ कबीले के घर के हॉल में अचानक उभर आया था। इसकी जगह एक गहन संयम था। वो वास्तव में बदल गया है। एक वाक्य चुपचाप उसके दिमाग में आया। नालन यानरान की नजर थोड़ी जटिल थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि उस समय का बेकार व्यक्ति वास्तव में बिना किसी डर के मिस्टी क्लाउड संप्रदाय में आ पाएगा, और मिस्टी क्लाउड संप्रदाय के लगभग 1000 शिष्यों के सामने होने पर भी थोड़ी सी भी चिंता या पीलापन प्रकट किए बिना हवा की तरह उदासीन रहना तो दूर की बात है। नालन वंश, नालन यानरान। नालन यानरान धीरे से खड़ी हुई। उसका सुंदर शरीर लंबा और सीधा था, बिल्कुल गर्वित और अडिग हिम कमल की तरह। उसकी चमकीली आंखें जियाओ यान को घूर रही थी, जबकि उसकी आवाज भी उतनी ही शांत थी जितनी की बाद वाली। वो जियाओ कबीले का छोटा सा आदमी है। क्या यह नहीं कहा गया था कि वो एक बेकार व्यक्ति था जो डू क्यूई को स्टोर नहीं कर सकता था? विशाल पेड़ पर जिया जिंग तियान ने जियाओ यान को एक जोड़ी आंखों से देखा जिसमें कुछ आश्चर्य था। वो धीरे से हंसा, केके, लेकिन उसके इस व्यवहार को देखकर वो ऐसा व्यक्ति नहीं लगता जो अंदर से खाली होने के बावजूद जबरदस्ती बाहरी रूप से मजबूत होने का दिखावा करता है। इसके अलावा भले ही उसकी शांति का अभिनय किया जाए, लेकिन मिस्टी क्लाउड संप्रदाय के उन पुराने साथियों द्वारा बनाई गई एकजुट शक्ति के सामने इस शांति को बनाए रखने में सक्षम होना कोई साधारण व्यक्ति नहीं कर सकता है। फामा, जो जिया जिंग तियान से थोड़ी दूरी पर था, ने थोड़ा सिर हिलाया। उसकी बूढ़ी और तीखी आंखें धीरे धीरे जियाओ यान पर घूम गई। एक पल बाद वो उसके चेहरे पर रुक गया। उसकी भौहें अचानक थोड़ी सिकुड़ गई और उसने कहा, किसी अज्ञात कारण से उसके बारे में एक परिचित भावना है। केके, आपको भी ऐसी भावना है? ये सुनकर जिया जिंग तियान धीरे से हंसा। उसकी आंखों में एक गहरा अर्थ भरा हुआ था, क्योंकि वो जियाओ यान को घूर रहा था, और कहा, ऐसा लगता है कि हमने उसे पहले कहीं देखा होगा। फामा के माथे पर शिकन थोड़ी गहरी हो गई। जियाओ यान को घूरते हुए उसकी आंखें फड़क उठीं,
लेकिन उसने कुछ और नहीं कहा। हे बूढ़े नालन, क्या ये जियाओ कबीले का वो युवक है जो लगभग नालन कबीले का दामाद बन गया था? वो अफवाहों में बताए गए बेकार व्यक्ति नहीं लगता। ये व्यवहार और मानसिक शक्ति कुछ ऐसी है जो मैंने उन युवाओं में शायद ही देखी हो जिनसे मैं मिला हूं। म्यू चेन ने अपना सिर घुमाया और कहा। वो नालन जी की ओर मुस्कुराया, जिसकी आंखें शुरू से ही जियाओ यान के शरीर पर टिकी हुई थी। वो अपनी मुस्कान के भीतर थोड़ा खुश हुआ। एक दामाद जिसे बेकार समझकर छोड़ दिया गया था, वर्तमान में उन लोगों से भी अधिक उत्कृष्ट दिखाई दे रहा था जिन्हें प्रतिभाशाली कहा जाता था। हालांकि नालन जी को इस बात से तब तक दर्द नहीं होता था जब तक कि वो इस वजह से जीना नहीं चाहता था। वो कमोबेश थोड़ा परेशान महसूस करता था। नालन जी की अभिव्यक्ति बदसूरत थी क्योंकि उसने अपनी नजर से म्यू चेन को बुरी तरह से काट लिया था। वो उससे कोई भी अनावश्यक बात कहने के लिए बहुत आलसी था। एक ठंडी हंसी के साथ उसने अपनी नजर उस नाजुक और सुंदर आदमी पर केंद्रित करना जारी रखा। उसके दिल में भावनाएं उमड़ रही थी। हालांकि नालान जी को पहले से ही पता था कि जियाओ यान ने काफी समय से एक बेकार व्यक्ति होने की प्रतिष्ठा को त्याग दिया है, लेकिन बाद में जिस शांति और मानसिक शक्ति का प्रदर्शन किया, उससे उसके दिल को बहुत झटका लगा। इस सदमे के अलावा उसने अफसोस जताते हुए धीरे से आह भी भरी। स्थिति इस बिंदु पर पहुंच गई थी, कुछ और कहने से स्थिति को बदलने में मदद नहीं मिलेगी। वो केवल ये उम्मीद कर सकता था कि इस 3 साल के समझौते के खत्म होने के बाद जियाओ यान और नालान यानरान के बीच की दुश्मनी खत्म हो जाएगी। अगर वे सुलह कर सकें तो ये सबसे अच्छा होगा। बेशक ये एक अवास्तविक सपना हो सकता है, भले ही वे दोनों भविष्य में एक साथ न रह सकें, लेकिन भविष्य में जियाओ यान को नालान कबीले के प्रति नफरत रखने की अनुमति देने से नालान जी को चुपचाप थोड़ा बेहतर महसूस होगा। आखिरकार नालान जी ने वर्तमान में इसे जिस तरह से देखा, उससे पता चलता है कि इस युवा साथी में मूल रूप से एक मजबूत व्यक्ति होने की सभी आवश्यकताएं थी। एक उत्कृष्ट मानसिक शक्ति, उत्कृष्ट प्रशिक्षण प्रतिभा और केवल एक वादे के लिए 3 साल तक संघर्ष जारी रखने की दृढ़ता। इन कुछ बातों के साथ जियाओ यान का भविष्य का रास्ता एक मजबूत व्यक्ति बनने की ओर बहुत आसान और निर्बाध होगा। नालन जी ने नहीं सोचा था कि असीम क्षमता वाले एक युवा व्यक्ति की नाराजगी का लक्ष्य बनना कुछ ऐसा था जिससे कोई खुश हो सकता है। लगता है मुझे जियाओ कबीले से संपर्क करने के लिए किसी को भेजना चाहिए। नालन जी ने अपने दिल में धीरे से आह भरी और अपना सिर हिलाया। उसने अपना ध्यान खुले मैदान की ओर लगाया। वर्तमान में वह केवल 3 साल के समझौते का इंतजार कर सकता था जो शुरू होने वाला था। नालन यानरान के खड़े होने के बाद चौक के ऊपर 10 से अधिक सफेद वस्त्र पहने पुरुषों ने आखिरकार धीरे धीरे अपनी आंखें खोलनी शुरू कर दी। उनकी निगाहें चट्टान की सीढ़ियों पर काले वस्त्र पहने युवक पर टिकी थी। जैसे ही उन्होंने एक दूसरे से नजरें मिलाईं, उन्हें आश्चर्य हुआ। उनके दिलों में अनिश्चितता बिल्कुल वैसी ही थी जैसी नालन जी और दूसरों के भीतर थी। वर्तमान में जियो यान को कोई भी जिस दिशा में देखे, जियो कबीले के उस कचरे को नहीं देख सकता था जिसे उस समय हर तरह का उपहास सहना पड़ा था। तुम जियो कबीले के जियो यान हो? बीच में खड़े एक सफेद वस्त्रधारी बूढ़े ने अपनी आंखें उठाईं और जियो यान को देखा। थोड़ी देर बाद उसने धीरे से अपना मुंह खोला और वे शब्द बोले। जियो यान की नजर बीच में बैठे सफेद वस्त्रधारी बूढ़े पर पड़ी। उसने महसूस किया कि इस व्यक्ति का मिस्टी क्लाउड संप्रदाय में काफी ऊंचा स्थान होना चाहिए। जब से उसने अपना मुंह खोला, तब से आसपास के उसी तरह के वस्त्र पहने बूढ़े चुप हो गए। मैं मिस्टी क्लाउड संप्रदाय का पहला एल्डर यू लेंग हूं। जियो यान के जवाब देने से पहले बूढ़े ने अपनी मर्जी से बोलना जारी रखा और कहा, संप्रदाय के नेता को आज वापस आना बाकी है, इसलिए इस बार 3 साल के समझौते की अध्यक्षता मैं बूढ़ा ही करूंगा। इस बार प्रतियोगिता का उद्देश्य एक दूसरे से सीखना है। जब आप जीवन
और मृत्यु स्वर्ग द्वारा तय की जाती है। अचानक एक धीमी आवाज सुनाई दी, जिसने युनलेंग के शब्दों को बाधित कर दिया। खुले मैदान में नजरें आवाज की ओर मुड़ गई। अंत में वे शांत काले वस्त्र पहने युवक के शरीर पर रुक गए। उनके सभी भाव अलग अलग थे। बहुत से लोगों को उम्मीद नहीं थी कि जियाओ यान वास्तव में ऐसे शब्द कहेगा। किसी को पता होना चाहिए कि उसका प्रतिद्वंद्वी मिस्टी क्लाउड संप्रदाय का उत्तराधिकारी था, जिसे संप्रदाय ने संवारने पर ध्यान केंद्रित किया था। केके एक साहसी युवक। ऊंचे पेड़ों के ऊपर अजीबोगरीब चरित्र वाले कुछ बूढ़े लोग अपनी हंसी रोक नहीं पाए। उनमें से कुछ ने तो जियाओ यान पर अपने अंगूठे भी उठाए। नालन यानरान की आंखें थोड़ी ऊपर उठी हुई थी। उसने अपने सामने काले वस्त्र पहने युवक को देखा। उन काली आंखों के भीतर एक स्पंदनशील और उतार चढ़ाव वाली रोशनी दिखाई दे रही थी, जिसे छिपाना मुश्किल था। क्या वो नाराजगी थी? काफी देर बाद उसने अपना सिर हिलाया। उसकी आवाज शांत थी। जैसा आप चाहें। नालन यानरान की प्रतिक्रिया सुनकर युनलेंग ने अपनी भौहों को थोड़ा सिकोड़ लिया। जियाओ यान के अचानक हस्तक्षेप ने इस प्रथम एल्डर को नाराज कर दिया था, जो मिस्टी क्लाउड संप्रदाय में काफी उच्च पद पर था। वो ये भी जानता था कि जियाओ यान को बहुत पहले ही कचरा होने की उसकी प्रतिष्ठा से हटा दिया गया था। हालांकि नालन यानरान की प्रतिभा भी उससे कम नहीं थी। इसके अलावा मिस्टी क्लाउड संप्रदाय उसे तैयार कर रहा था। उसकी ताकत का विकास बेहद तेज कहा जा सकता है। अगर वे लड़ते तो युनलेंग को जियाओ यान की संभावनाओं पर कोई भरोसा नहीं था। युवक, तुम्हें हमेशा अपने हर काम में थोड़ी बहुत छूट छोड़नी चाहिए, लेकिन जब तुमने ऐसा अनुरोध किया है तो जैसा चाहो वैसा करो। जीवन और मृत्यु का निर्धारण स्वर्ग करेगा। युनलेंग ने अपने हाथ हिलाए और धीरे से कहा। जियाओ यान के मुंह के कोने पर एक चाप उठा। अपने दिल में वो ठंडी हंसी को रोक नहीं सका। थोड़ी छूट छोड़ो। उस समय नालन यानरान निर्दयी थी। क्या किसी ने उससे दूसरों के लिए थोड़ी जगह छोड़ने के लिए कहा था? जियाओ यान के हाथ ने धीरे से रूलर की मूठ पकड़ी। उसने अचानक उसे बाहर निकाला और भारी जुआन रूलर में हवा के दबाव की आवाज आई। ये जमीन की ओर झुका और इसके शरीर से हवा का झोंका आया, जिससे जमीन पर मौजूद सारी धूल उड़ गई। जियाओ यान ने नालन यानरान को घूरते हुए उसके शरीर की सतह पर एक हल्के हरे रंग की डू क्यूई को ढक दिया। मैं 3 साल के समझौते के अनुसार आया हूं। आज चलो अपने सारे पुराने गिले शिकवे दूर कर लें। कृपया उस अपमान का बदला चुकाए जो आपने उस समय जियाओ कबीले को दिया था। नालन यानरान ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और उसकी उंगली पर एक पन्ना रंग की स्टोरेज रिंग की चमक चमक उठी। एक लंबी पीली हरी तलवार दिखाई दी। तलवार की धार थोड़ी झुकी हुई थी, जो बरसती धूप में घनी ठंडक को दर्शाती थी। नालन यानरान की सुंदर आंखों ने उस जोड़ी काली पुतलियों से नजरें बदल ली। उसने थोड़ा अफसोस के साथ आह भरी और धीरे से कहा, मैं अपनी शादी की जिम्मेदारी खुद लेगी। भले ही 3 साल बीत चुके हों, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैंने उस समय कुछ गलत किया था। मुझे अपनी किस्मत चुनने का अधिकार है। शायद जब मैं चुनाव कर रही थी तो मेरे कुछ काम अनुचित थे। हालांकि मुझे लगता है कि अगर मैं समय में पीछे जा सकती तो भी मैं ये चुनाव करती। तुम्हारे काम अनुचित थे? जियाओ यान ने धीरे से हंसते हुए कहा, बस एक साधारण अनुचित कार्य, और वो अपने असभ्य और अनुचित व्यवहार से दूर हटना चाहती थी। क्या ये बहुत आसान नहीं था? जियाओ यान की अभिव्यक्ति धीरे धीरे अपनी उदासीनता पर लौट आई। रूलर की मूठ को पकड़े हुए हथेली लगातार कसती जा रही थी। एक पल बाद उसके पैर ने अचानक एक कदम आगे बढ़ाया। जिस जगह पर वो उतरा, वहां कठोर हरे रंग की चट्टान की सतह पर वास्तव में कुछ दरारें फैली हुई थी। एक भयंकर और उफनती हुई हरे रंग की डू क्यूई, जिसमें कुछ हरे रंग की ज्वाला के पौधे थे, जियाओ यान की सतह पर हिंसक रूप से उभरी। जियाओ यान की सतह पर
जियाओ यान की सतह पर एक भयंकर और उफनती हुई हरे रंग की डू क्यूई, जिसमें कुछ हरे रंग की ज्वाला के पौधे थे, हिंसक रूप से उभरी। जियाओ यान के शरीर पर मजबूत डू क्यूई के उदय को महसूस करते हुए नलन यानरान की पुतलियां विस्मय से भर गई। ये युवक, जिसने उस समय जियाओ कबीले में घमंडी नजरों और उपहास को सहन किया था, अब वास्तव में पूरी तरह से अलग था। जैसे ही नलन यानरान ने अपने हाथ में हल्के हरे रंग की तलवार पकड़ी, एक हल्की हरे रंग की घूमती हुई हवा उसके शरीर पर लुढ़क गई और बह गई। तेज हवा के ब्लेड पीछे हट गए और घूमती हुई हवा के भीतर दिखाई दिए। कभी कभी वे फट जाते, जिससे कई निशान बन जाते जो न तो उथले थे और न ही कठोर हरे पत्थर में गहरे। ब्लेड धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़े, दूर से जियाओ यान की ओर इशारा करते हुए। सूरज की रोशनी के प्रतिबिंब के तहत ब्लेड के किनारे से घनी और सख्त चमक निकल रही थी। जैसे ही उन दोनों पर डू क्यूई उड़ी, खुले मैदान का माहौल तुरंत भारी हो गया। चारों ओर एक बार फिर से शांति हो गई, क्योंकि सभी की निगाहें उन दोनों लोगों पर टिकी थी। उनमें से कई लोग जानना चाहते थे कि इन 3 सालों की ट्रेनिंग के बाद उस समय का बेकार युवा वास्तव में कितना आगे पहुंच गया था। चौक में जियाओ यान ने धीरे से अपनी आंखें बंद की और तुरंत एक लंबी सांस छोड़ी। उसकी आंखें अचानक खुल गई और एक हरे रंग की लौ उसकी गहरी काली आंखों के सामने से गुजरी। उसके शरीर पर डू क्यूई इस पल में एक बार फिर से बहुत गहरी हो गई थी। जियाओ यान की हथेली ने शासक के मूड को कसकर पकड़ लिया और उस भारी एहसास को महसूस किया जो बार बार उसके पास पहुंच रहा था। उसने अपनी आंखें उठाईं और अपने सामने विलो जैसी आकृति वाली महिला को देखा। दोनों ने बीच हवा में नजरें बदली। उन दोनों की निगाहें कुछ जटिल थी। एक बार 3 साल का समझौता पूरा हो जाने के बाद आप दोनों के बीच की दुश्मनी पूरी तरह से सुलझ जाएगी। मुझे उम्मीद है कि आज के बाद सभी विवाद। पत्थर के मंच पर युनलेंग ने उन 2 लोगों को देखा जो एक दूसरे को जवाब दे रहे थे। उसने धीरे से खांसी, हालांकि इससे पहले कि वो सब कुछ कह पाता जो वो कहना चाहता था। उसका भाव एक बार फिर बदसूरत हो गया और उसने अपना मुंह बंद कर लिया। ऐसा इसलिए था क्योंकि खुले मैदान में मौजूद जियाओ यान ने अनगिनत नजरों की निगरानी में पहले ही उसके शब्दों को अनदेखा कर दिया था। वो उनकी प्रभावशाली उपस्थिति के गतिरोध को तोड़ने वाला पहला व्यक्ति था। जियाओ यान ने भारी शासक को घुमाया और उसका शरीर अचानक एक काली छाया में बदल गया, क्योंकि वो हिंसक रूप से नालन यानरान पर हमला कर रहा था। चलो लड़ते हैं, नालन यानरान। 3 साल हो गए हैं। जैसे ही काली छाया ने हमला किया, एक धीमी दहाड़ जो 3 साल से दबी हुई थी, अनजाने में उसके गले के भीतर से निकल गई। खुले मैदान में मौजूद सभी लोगों की निगाहों के नीचे काली छाया एक क्रोधित जादुई जानवर की तरह थी। भारी जुआन शासक धीरे से जमीन पर बैठ गया। रास्ते में इसने हरी चट्टान की सतह पर चिंगारियों का एक लंबा निशान और एक गहरा निशान छोड़ दिया। नालन यानरान की अभिव्यक्ति शांत थी, क्योंकि वह उस काली छाया का सामना कर रही थी जो सीधे उस पर हमला कर रही थी। उसकी क्यूई विधि हवा से मिलती जुलती थी, इसलिए उसकी गति और तेज चपलता ऐसी चीजें थी जिनमें वो बहुत अच्छी थी। जैसे ही जियाओ यान उससे 10 मीटर की दूरी पर पहुंचने वाली थी, नालन यानरान ने आखिरकार उसे आगे बढ़ाया। उसके पैर की उंगलियां धीरे से जमीन की सतह पर दब गई और उसका शरीर एक भयंकर तूफान के बीच गिरते हुए पत्ते की तरह था, जो बह रहा था और बच रहा था। पलक झपकते ही वो काले रंग की मानव आकृति के साथ जुड़ गई, जो एक दूसरे के पास से गुजर रही थी। जिस क्षण वे एक दूसरे से मिले, नालन यानरान के हाथ में लंबी तलवार ने बेहद स्वाभाविक तरीके से क्षैतिज रूप से वार किया। उसकी चपलता से तेज गति से चलने वाली शक्ति उधार लेते हुए कुछ छोटी हवा की धारें पहले ही बढ़त ले चुकी थी और तलवार को उसके आगे छोड़ दिया, जो जियाओ यान की गर्दन की ओर कट रही थी।
तेजी से भागता हुआ शरीर अचानक रुक गया और एक बड़ा काला रूलर थोड़ा ऊपर उठा। एक झंझाट की आवाज और कुछ छोटी चिंगारियों के बाद हवा की धारे जियाओ यान के हमले में थोड़ी सी भी बाधा डाले बिना पूरी तरह से गायब हो गई। हवा के झोंकों को झेलने के बाद जियाओ यान ने धीरे से अपनी आंखें उठाई। उसकी उदासीन पुतलियां उस सुंदर शरीर पर नजर गड़ाए हुए थी जो उसके पास से गुजर रहा था। अपने हाथ की एक लहर के साथ भारी जुआन शासक ने एक भयंकर बल उठाया और नालान यानरान की पीठ की ओर क्षैतिज रूप से टकराया। बल के दबाव के कारण नालान यानरान की पोशाक उसकी त्वचा पर कसकर दब गई, जिससे उसकी पतली पतली कमर की रूपरेखा बन गई। अपने पीछे भारी बल की आवाज को महसूस करते हुए नालन यानरान की भौहें धीरे से फड़क उठीं। वो दूसरे पक्ष की धारणा की तीक्ष्णता पर थोड़ा हैरान दिखी। उसके हाथ में मौजूद तलवार ने हिंसक तरीके से वार किया, जिससे हल्के हरे रंग की तलवार खाली हवा में हरे रंग का चाप बना। तलवार की तीखी नोक हवा में अवरोध को पार करती हुई दिखाई दी और एक स्पष्ट झनकार की आवाज के साथ तलवार की नोक सीधे भारी शासक से टकरा गई। जैसे ही दोनों संपर्क में आए, विशाल शासक पर निहित मजबूत और शक्तिशाली बल ने पतली तलवार को एक चाप में मोड़ने के लिए मजबूर कर दिया, जो बेहद दिल को झकझोर देने वाला था। तलवार के टूटने की खतरनाक रूप से खतरनाक उपस्थिति ने उन मिस्टी क्लाउड सेक्ट के शिष्यों के चेहरों पर कुछ आश्चर्य पैदा कर दिया। तलवार के शरीर में डू क्यू डालने के बाद तलवार एक बहुत बड़ी और भारी शक्ति को झेलने के लिए पर्याप्त रूप से मजबूत हो गई थी। फिर भी पहले ही संपर्क में तलवार को झुकने के लिए मजबूर होना पड़ा। इससे यह देखा जा सकता था कि काले रंग के बड़े रूलर पर कितना भयानक बल था। हालांकि तलवार एक खतरनाक चाप में मुड़ी हुई थी, लेकिन आखिरकार इस वजह से यह टूटी नहीं। जैसे ही तलवार की नोक नालन यानरान की बाह पर दबाव डालने वाली थी, नालन यानरान ने अपने पैरों को धीरे से जमीन पर दबाया। तलवार पर हरे रंग की चमक आसमान छू गई। अचानक ऊर्जा के उछाल ने भारी रूलर को एक धमाके के साथ अलग कर दिया। उन दोनों के बीच से धक्का देने वाली शक्ति उधार लेते हुए नालन यानरान हवा में उड़ गई। उसका सुंदर चेहरा गंभीर था। उसके हाथ में तलवार अचानक तेजी से कांपने लगी। तुरंत ये धीरे धीरे घूमने लगी। हर बार जब तलवार थोड़ी सी भी हिलती तो ये एक तलवार की छाया पीछे छोड़ देती जो ठोस लगती थी। विंड स्पिरिट फ्रैक्टल स्वॉर्ड। ये वास्तव में अप्रत्याशित है कि नालन शिजी वास्तव में विंड स्पिरिट फ्रैक्टल स्वॉर्ड जैसी मध्य जुआन वर्ग की डू तकनीक को सफलतापूर्वक सीखने में कामयाब रही। वो वास्तव में प्रशंसा का स्रोत है। टीएल शिजी उसी पीढ़ी की एक वृद्ध महिला जो एक ही शिक्षक को साझा करती है या उसी संप्रदाय से है। मैंने सुना है कि नालन शिजी 1 साल तक विंड स्पिरिट फ्रैक्टल स्वॉर्ड सीखने के बाद 5 तलवार की छवियां बनाने के बिंदु तक पहुंचने में सफल रही है। मैंने लगभग 2 साल तक प्रशिक्षण लिया है, लेकिन मैं उनमें से केवल 4 ही बना सकता हूं। ये अभी शुरू ही हुआ है। नालन शिजी ने वास्तव में इस वर्ग की एक डू तकनीक का उपयोग किया है। मुझे लगता है कि वो इसे जल्दी से खत्म करना चाहती है ना? जियाओ यान का वो साथी वास्तव में बदकिस्मत है। जब नालन यानरान ने वो अजीब डू तकनीक दिखाई तो नीचे मिस्टी क्लाउड संप्रदाय के शिष्य अपने आश्चर्य में एक दूसरे के साथ निजी तौर पर फुसफुसाने से खुद को रोक नहीं पाए। उनके तरीके को देखकर ऐसा लगा कि वे प्रदर्शित की गई डू तकनीक की पृष्ठभूमि को पहचान गए हैं। इसके अलावा ये डू तकनीक संभवतः ऐसी चीज थी जिसे पारंगत होना मुश्किल माना जाता था। न केवल इन शिष्यों ने, बल्कि पत्थर के मंच पर 10 से अधिक सफेद वस्त्र पहने बुजुर्गों में से कुछ ने भी अपने सिर को थोड़ा हिलाया। जैसे ही जियाओ यान ने अपना सिर उठाया, भारी शासक जमीन में घुस गया। संकीर्ण आंखों से उसने उन छवियों के बाद की ऊर्जा को देखा जो नालान यानरान के लंबे शब्द की गति के बाद धीरे धीरे दिखाई दे रही थी। अपनी उत्कृष्ट धारणा पर भरोसा करते हुए वो महसूस कर सकता था
कि कुछ छवियों में बहुत अधिक ऊर्जा थी। वो धुंधले बादल संप्रदाय की कनिष्ठ संप्रदाय नेता कहलाने के योग्य है। वो अपनी इच्छानुसार इतनी मजबूत डू तकनीक का उपयोग करने में सक्षम है। जियाओ यान ने भारी जुआन शासक की मूठ को अपनी हथेली में कसकर पकड़ रखा था। उसने जमीन पर रहते हुए धीरे धीरे आधा चक्कर घुमाया। तुरंत उसने जमीन पर जोर से पैर पटका और जहां उसका पैर था वहां से एक ऊर्जा विस्फोट हुआ, जिसने खुली जमीन पर सभी की निगाहें खींच ली। विस्फोट के बाद जियाओ यान ने उससे परावर्तित ऊर्जा उधार ली और उसका शरीर अचानक हवा में नालान यानरान पर हिंसक और सीधे वार किया। हरे रंग की डू क्यूई आगे बढ़ी और ज्वाला के पौधे अजीब तरह से शासक के शरीर के चारों ओर लिपट गए। हालांकि वे हरे रंग की डू क्यूई के नीचे छिपे हुए थे और अगर कोई सावधानी पूर्वक निरीक्षण नहीं करता तो उन्हें खोजने में कठिनाई होती। नालन यानरान ने अपनी भौहों को थोड़ा सिकोड़ लिया, क्योंकि उसने जियाओ यान को देखा जो नीचे से हिंसक रूप से उसकी ओर गोली चला रहा था। उसके हाथ में लंबी तलवार की हरकत इस वजह से नहीं रुकी। उसके पैर खाली हवा में चले गए और उसके पैरों से एक हल्के हरे रंग की डू क्यूई निकली। तुरंत इसने विशाल तेज हवा के ब्लेड का रूप ले लिया और जियाओ यान की ओर क्रूरतापूर्वक वार किया। अपने सिर के ऊपर से हवा के ब्लेड की तेज आवाज को महसूस करते हुए जियाओ यान ने अपना हाथ उठाया और 1 सेकंड के लिए कुछ नहीं हुआ। फिर जियाओ यान के ऊपर से एक धक्का देने वाली शक्ति जियाओ यान की हथेली से निकली। हवा के ब्लेड का विशाल समूह इस धक्का देने वाली शक्ति से पूरी तरह से गायब हो गया, इससे पहले कि वे जियाओ यान के पास कहीं भी पहुंच पाते। इस धक्का देने वाली शक्ति के कारण जियाओ यान का चार्जिंग फिगर भी थोड़ा धीमा हो गया था। जियाओ यान एक बार फिर समय पर बल उधार लेने वाला था, क्योंकि वो नालान यानरान को उसकी डूत तकनीक पूरी करने से रोकने की तैयारी कर रहा था। तभी उसके ऊपर एक जगह से अचानक एक स्पष्ट चीख सुनाई दी, पवन आत्मा फ्रैक्टल तलवार। जैसे ही चीख निकली, नालान यानरान के हाथ में लंबी तलवार अचानक नीचे जियाओ यान की ओर इशारा करती है। उसके पैर खाली हवा पर धीरे से दबाव डालते हैं और उनके नीचे एक हल्की हवा दिखाई देती है। इस हवा को उधार लेते हुए नालान यानरान तेजी से पीछे की ओर बढ़ गई। बीच हवा में पीछे रह गई 5 धुंधली ऊर्जा तलवार की छवियां थोड़ी कांप उठीं। एक के बाद एक उन्होंने नीचे जियाओ यान की ओर हिंसक रूप से गोली चलाई। ऊर्जा से बनी धुंधली तलवारें अंतरिक्ष को चीरती हुई प्रतीत हुई, क्योंकि एक हल्के हरे रंग का ऊर्जा चाप तलवार की नोक से फैलने लगा। 5 तलवार की परछाइयां, जिनकी नोकें एक दूसरे की मूठ से जुड़ी हुई थी, बिल्कुल आसमान से गिरते हुए तारे की तरह, हल्की भौहें सिकोड़ते हुए जियाओ यान की हथेली ने बेतरतीब ढंग से एक बल छोड़ा। उसके शरीर ने बल की धक्का देने वाली शक्ति उधार ली और तेजी से पीछे हट गया। 5 धुंधली ऊर्जा तलवारें संयोग से उसके शरीर की सतह को काट गई और उनकी तेज हवा के कारण जियाओ यान की त्वचा में तेज दर्द हुआ। नालन यानरान की सुंदर आकृति हवा में आधा चक्कर लगाती हुई चली गई। तुरंत वो एक सफेद रंग के कमल की तरह हो गई, क्योंकि वो हल्के और फुर्तीले तरीके से जमीन पर उतरी। उसने अचानक अपना हाथ क्षैतिज रूप से हिलाया। जैसे ही उसने ऐसा किया, धुंधली ऊर्जा तलवारें जो चूक गई थी वास्तव में घूम गई और एक बार फिर जियाओ यान की ओर हिंसक रूप से वार किया, जो हवा में था, बिना किसी मोड़ के। धुंधली ऊर्जा तलवारों को देखते हुए जो एक बार फिर उसे छेदने के लिए आई थी, जियो यान थोड़ा चौंक गया। तुरंत उसने थोड़ा भौहें सिकोड़ी, क्योंकि उसकी नजर का कोना उसके चारों ओर घूम गया। हवा में होने के कारण उसे इस बार इन धुंधली ऊर्जा तलवारों के तेज और अचानक हमलों से बचने में वास्तव में कठिनाई हुई, जब तक कि उसने बैंगनी बादल पंखों का उपयोग नहीं किया। चूंकि मैं चकमा नहीं दे सकता, इसलिए मैं इसे बलपूर्वक प्राप्त करूंगा। जैसे ही ये इरादा उसके दिल में आया,
उसके हाथ में भारी शासक पर हरे रंग का डू अचानक ऊपर उठ गया। अचानक जारी की गई उस विशाल ऊर्जा ने नीचे असंख्य लोगों को आश्चर्यचकित कर दिया। हरे रंग की ज्वाला के पौधे चमक उठे और ऊपर उठ गए। जैसे ही भारी शासक को घुमाया गया, उसमें एक शक्तिशाली बल था जो उसके नीचे हैरान नजरों के सामने धुंधली ऊर्जा तलवारों को बुरी तरह से तोड़ रहा था। धमाका! जैसे ही दोनों संपर्क में आए, खुले मैदान के ऊपर खाली जगह में एक भयंकर ऊर्जा विस्फोट हुआ। तीव्र हरी रोशनी के कारण कुछ लोगों ने अनजाने में अपनी आंखें बंद कर ली। नालन यानरान चुपचाप उसी स्थान पर खड़ी रही, जबकि उसने आसमान को देखने के लिए अपना सिर ऊपर उठाया। भेदने वाली हरी रोशनी उसके लिए बहुत बड़ी बाधा नहीं लग रही थी, क्योंकि उसकी चमकदार पुतलियां उस जगह को घूर रही थी जहां विस्फोट हुआ था। वो बहुत स्पष्ट रूप से समझ गई थी कि पवन आत्मा फ्रैक्टल तलवार में किस तरह की शक्ति थी। पहले जो झटका लगा था, उसे 7 सितारा डू शिभी पूरी तरह से झेलने में बड़ी मुश्किल से ही झेल पाता। अगर जियाओ यान इस प्रहार का विरोध करने में सक्षम था, तो नालन यानरान भी मोटे तौर पर अनुमान लगा सकता था कि इन 3 वर्षों के दौरान वो किस हद तक पहुंच गया था। आसमान में हरी रोशनी धीरे धीरे कम होती जा रही थी। एक काले रंग की छाया अचानक जमीन पर खड़े नालन यानरान की ओर विस्फोटक रूप से चली। हवा के दबाव की एक शक्तिशाली ध्वनि ने किसी के कान के पर्दों को दर्द महसूस कराया। काले रंग की छाया के हिंसक हमले की गति ने नालन यानरान के सुंदर चेहरे को थोड़ा बदल दिया। उसके पैर की उंगलियां जमीन पर दब गई और वो तुरंत लगभग 10 मीटर पीछे हट गई, तथा ऐसा लग रहा था जैसे उसका शरीर जमीन पर सरक रहा हो। धमाका! काले रंग की छाया हिंसक रूप से जमीन पर उतरी और उस जगह पर जोर से टकराई जहां नालन यानरान पहले उतरी थी। तुरंत पूरे चौक में एक तेज आवाज गूंज उठी। चट्टान के टुकड़े इधर उधर उड़ने लगे और धूल से भरे उस स्थान के चारों ओर कई दरारें फैलने लगी। नालन यानरान का पीछे हटता हुआ शरीर धीरे धीरे रुक गया। उसने उस जगह को धीरे धीरे देखा जो धूल से भरी हुई थी। इतनी तेजी से हमला करने के कारण ये उसके जैसे किसी व्यक्ति के लिए बहुत ज्यादा खतरा पैदा नहीं कर सकता था, जिसने हवा के साथ तालमेल बिठाने की क्यू विधि में प्रशिक्षण लिया था। नालन यानरान ने धीरे से अपनी बड़ी आस्तीनें लहराई। कहीं से एक हवा आई और चौक के ऊपर से बही, जिससे चारों ओर की धूल उड़ गई। धूल के हटने से ठीक पहले नालन यानरान की आंखें थोड़ी सिकुड़ गई। उसके पूरे शरीर पर डू क्यूई अचानक आसमान छूने लगी। उसी समय उसका शरीर तेजी से पीछे हटा। उसने बार बार अपने हाथ में लंबी तलवार घुमाई। जिस रास्ते से वो पीछे हट रही थी, उस पर तलवार के कई नुकीले टुकड़े दिखाई दिए। जिस समय नलन यानरान पीछे हट रहा था, धूल के भीतर से एक काली आकृति एक बार फिर विस्फोटक ढंग से आगे बढ़ी। इस बार गति पहले की तुलना में कई गुना अधिक हो गई थी। भयानक गति के कारण काली छाया टिमटिमाती हुई दिखाई दे रही थी। नलन यानरान के पास पहुंचने से पहले कुछ भ्रामक छायाएं उभरी। उसने पहले जो हवा के ब्लेड का अवरोध लगाया था, उसे उसने सबसे हिंसक तरीके से पूरी तरह से तोड़ दिया। काफी अच्छी गति है, लेकिन ये अचानक इतनी कैसे बढ़ सकती है? नलन यानरान ने अपने दिल में धीरे से बुदबुदाते हुए उसके सुंदर चेहरे पर गंभीरता और कुछ अनिश्चितता दिखाई दी। उसकी आंखें उस काली छाया पर पड़ी जो उस पर हमला करते हुए भयानक लग रही थी। वो अभी आक्रामक कदम उठाने के बारे में सोच ही रही थी कि अचानक उसकी त्वचा से एक ठंडी अनुभूति निकली। उसने अचानक अपना सिर घुमाया। एक काली छाया उसके पीछे भूत की तरह दिखाई दी थी। काली छाया ने अपना सिर उठाया, जिससे जियाओ यान का उदासीन चेहरा सामने आया। वर्तमान में उसके हाथ मुट्ठियों में कसकर बंधे हुए थे। विशाल काले रंग का भारी जुआन शासक पहले ही पूरी तरह से गायब हो चुका था। उसकी मुट्ठी ने अपने आधे घुमाए हुए शरीर से बल उधार लिया था।
क्योंकि ये एक भयानक बल लेकर नालान यानरान की पीठ पर बुरी तरह से टूट पड़ा था। जिस स्थान से मुट्ठी गुजरी, वहां वास्तव में एक कान भेदने वाला ऊर्जा विस्फोट हुआ। यह प्रहार वास्तव में इतना शक्तिशाली था। ऑक्टेन ब्लास्ट। जियाओ यान के दिल में एक धीमी गर्जना सुनाई दी। मुट्ठी में निहित बल एक बार फिर से बढ़ गया। अंत में ये मिस्टी क्लाउड सेक्ट के शिष्यों की स्तब्ध निगाहों के सामने नालान यानरान की पीठ पर ठोस रूप से टूट गया। भयानक बल ने नालान यानरान के सुंदर शरीर को सीधे हवा में फेंक दिया, जैसे कि एक पतंग जिसकी डोरियां कट गई हों। वो एक कमजोर फूल की तरह थी, जिसे एक हिंसक हवा द्वारा नोचा जा रहा था। जियाओ यान ने धीरे से सांस छोड़ी। उसने धीरे से अपनी मुट्ठी फैलाई और अपने हाथ से इशारा किया। काली छाया जो कुछ क्षण पहले नालन यानरान की ओर उड़ी थी, उड़ गई। तुरंत वो उसके सामने हरे रंग की चट्टान की सतह में भारी रूप से घुस गई। वो बड़ी छाया जिसने पहले नालन यानरान का ध्यान आकर्षित किया था, वास्तव में ये भारी जुआन शासक था। नालन शिजी हार गई है। अनगिनत स्तब्ध निगाहों ने नालन यानरान को देखा, जो बीच हवा से एक तितली की तरह गिर गई, जिसने अपने पंख खो दिए थे। उनके चेहरे अविश्वास से भरे हुए थे। मिस्टी क्लाउड संप्रदाय के इस कनिष्ठ संप्रदाय नेता को वास्तव में इतनी आसानी से हराया गया था। पत्थर के मंच पर युनलेंग और अन्य बुजुर्ग केवल शांति से नालन यानरान को देख रहे थे, जो धीरे धीरे नीचे उतर रही थी। अगर कोई सोचता है कि वो इतनी आसानी से हार जाएगी, तो उसने वास्तव में मिस्टी क्लाउड संप्रदाय के प्रशिक्षण को कम करके आका होगा।